नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का जन कवि स्टडी हब में। एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ हम इस क्लास की शुरुआत करेंगे। सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, सामने हो मंजिल तो रास्ते न मोड़ना, जो भी हो मन में वह सपने मत तोड़ना, जो भी हो मन में सपने मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, कदम कदम पर मिलेगी मुश्किलें आपको, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना, बस सितारे चुनने के लिए जमीन मत छोड़ना। आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। दोस्तों जैसे मेरे द्वारा आपको पहले भी बता दिया गया है कि अभी तक मेरे द्वारा इस चैनल पर वीडियो एग्जाम के लिए 2 क्लास अपलोड कर दी गई है और आज हमारी ये आप लोगों के साथ तीसरी क्लास है। क्लियर है? आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं उत्तराखंड करंट अफेयर, उत्तराखंड जीके और लास्ट 10 सालों के जो भी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं उत्तराखंड के, उनको भी हम इस सीरीज में देखेंगे। उसके अलावा हम इसमें स्टैटिक जीके और जीएस के कितने क्वेश्चन 30 क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। क्लियर है? और अभी फिलहाल तो मेरे द्वारा हिंदी और रीजनिंग का पार्ट्स इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी मैं इस पार्ट्स को भी इसमें शामिल कर लूंगा। ठीक है, आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तराखंड वीकली करंट अफेयर की। आप लोगों के सामने ये पहला प्रश्न है कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की किस हस्ती को पद्म श्री से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर अगर आप लोगों को पता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, और अगर नहीं पता है तो मैं आप लोगों को बता देता हूं। इसका सही आंसर है प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय। ठीक है, दोनों को क्या किया गया है, जो 26 जनवरी के अवसर पर, गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रेमचंद शर्मा और डॉक्टर भूपेंद्र कुमार सिंह संजय को क्या किया गया था, पद्म श्री से सम्मानित किया गया था, जो कहां से बिलोंग करते हैं, उत्तराखंड से। ठीक है, आइए थोड़ा सा इन दोनों व्यक्तित्व के बारे में हम जान लेते हैं आगे की स्लाइड में। देहरादून के ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर भूपेंद्र सिंह संजय और देहरादून के नवाचारी किसान प्रेमचंद्र शर्मा को 26 जनवरी यानी कि गणतंत्र दिवस के अवसर पर क्या किया गया, पद्म श्री से सम्मानित किया गया। क्लियर है? दूसरा, डॉक्टर जो भूपेंद्र है, उन्होंने अभी तक 5000 से अधिक दिव्यांग बच्चों का ऑपरेशन करके उनका जीवन सुधारने के लिए चिकित्सा और सामाजिक क्षेत्र में अविस्मरणीय कार्य किए हैं। ठीक है, अविस्मरणीय कार्य इनके द्वारा किए गए हैं। ठीक है, उसके अलावा प्रेमचंद्र शर्मा जो देहरादून के दूरस्थ गांव, यानी कि बहुत देहरादून से काफी दूर एक गांव है अटाल के निवासी हैं। ठीक है, जिन्होंने खेती व बागवानी में किए गए अनेकों सफल प्रयासों के लिए व नवीन खोजों के लिए इन्हें क्या मिला है, पद्म श्री प्राप्त हुआ। ठीक है, जो ये व्यक्ति हैं ये केवल 8वीं तक पढ़े हैं, प्रेमचंद्र शर्मा जी, और ये क्या करते हैं, नाबार्ड जैसी संस्थाओं को अपने बहुमूल्य सुझाव देते आ रहे हैं। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसको आप देख लेना। दूसरा प्रश्न है, भोपाल में आयोजित 10,000 मीटर वॉक रेस में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने नेशनल रिकॉर्ड बनाया है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, अगर आपको पता है तो आप इसका आंसर जरूर कमेंट बॉक्स में देना। अगर नहीं पता है, जिन लोगों को नहीं मालूम है उनको मैं बता देता हूं। ठीक है, इनमें रेशमा पटेल, ठीक है, रेशमा पटेल ने ये हाल ही में ये रिकॉर्ड बनाए हैं। ठीक है, और ये कहाँ आयोजित थे, मध्य प्रदेश में थे। भोपाल क्या है, मध्य प्रदेश की राजधानी है। ये देख सकते हो आप, जो ये हैं। ठीक है, ये हैं रेशमा पटेल, और ये इनको इसके लिए क्या किया गया है, सम्मानित किया गया। इन्होंने लगभग जो ये 10,000 मीटर की जो रेस है, इन्होंने कंप्लीट की ये 48 मिनट और 52 सेकंड में। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना, ये भी पूछा जा सकता है। उसके अलावा लॉकडाउन के दौरान, जो तीसरा प्रश्न है हमारा, लॉकडाउन के दौरान ऑपरेशन संजीवनी में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए उत्तराखंड की किस पुलिसकर्मी को प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान शाइनिंग वर्ल्ड केयर, ये टर्म आपने ध्यान रखना है, शाइनिंग वर्ल्ड केयर से सम्मानित किया गया? तो आपका
जो ऑप्शन है आपके पास वो है बीरेंद्र सिंह डबराल, कृपाराम शर्मा, राजेंद्र सिंह राणा और मनीष कुमार पंत। अगर आप लोगों को इसका सही जवाब पता है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना। अगर नहीं पता है तो ये कौन है, ये है मनीष कुमार, ठीक है, मनीष कुमार पंत है, ठीक है, इस नाम को आप अच्छे से ध्यान रख लेना। अगला प्रश्न है, हाल ही में ही उत्तराखंड का पहला बाल थाना कहाँ खोला गया? तो दोस्तों ये हाल ही में इसका उद्घाटन ढालवाला के अंदर हमारे जो मुख्यमंत्री है, सीएम साहब है, त्रिवेंद्र सिंह रावत जी द्वारा किया गया, ठीक है, देहरादून में। उसके अलावा अगर हम बात करें 5वें प्रश्न के आज की, हाल में ही उत्तराखंड के वर्तमान रजिस्ट्रार कौन बने हैं? तो जो अभी जिनकी नई नियुक्ति हुई है, अगर आपको पता है तो आप उनका नाम जरूर बताना, और नहीं पता है तो उनका नाम है धनंजय चतुर्वेदी, ठीक है, धनंजय चतुर्वेदी, ये नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि आप एक चीज मान के चलिए कि जो भी आपका एग्जाम होना है, बीडीओ, बीपीटीओ, एआरओ का, उसमें 1% नियुक्तियों से जरूर आएगा, ठीक है। एक तो वो पर्सन आना है प्रथम वाला, और एक आना है कौन सा, वर्तमान वाला। तो ये पर्सन 2 नंबर आप यहां से निश्चित मान लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज थोड़ा हम उत्तरकाशी जिले के बारे में जान लेते हैं, ठीक है। ये आपके सामने उत्तरकाशी जिले का मैप है। आगे देखें हम उत्तरकाशी के बारे में। अगर हम पर्वतों की बात करें तो पर्वत में सबसे बड़ा जो पर्वत पाया जाता है उत्तरकाशी में जो है वो है भागीरथी, जिसकी जो हाइट है वो कितनी है, 6856 मीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। ये सारी हाइट किस में है, मीटर में है, 6856। उसके बाद है श्रीकंठ, जिसकी हाइट है 6728। उसके बाद है गंगोत्री, जिसकी हाइट है 6672। उसके बाद है यमुनोत्री, जिसकी हाइट है 6400 मीटर, ठीक है। और सबसे लास्ट में पड़ता है बंदरपूंछ, जिसकी हाइट है 6320, ठीक है। यानी कि सबकी जो हाइट है वो लगभग किस रेंज में है, 6000 की रेंज में। उसके बाद अलावा अगर हम बात करें हिमनद की, तो यहाँ कौन सा हिमनद है, गंगोत्री है, बंदरपूंछ है, यमुनोत्री है, चांगथांग है और डोरियानी है, ठीक है। ये यहाँ की ग्लेशियर है, गंगोत्री ग्लेशियर, बंदरपूंछ ग्लेशियर, यमुनोत्री ग्लेशियर, चांगथांग ग्लेशियर और डोरियानी ग्लेशियर। ये जो गंगोत्री ग्लेशियर है ये राज्य का सबसे बड़ा ग्लेशियर है, ठीक है। उसके अलावा अगर हम बात करें नच के जिलों की तालों के बारे में, तो यहाँ कौन सा ताल है, नचकेता ताल है, डोडी ताल भी यही है, काना ताल भी यही है, काचड़ी ताल भी यही है, केदार ताल भी आपका यही है, लामा ताल भी यही है, भ्राशरण ताल भी यही है, और रोहिशा शाड़ा ताल भी यही है, ठीक है। उसके अलावा देवी शाड़ा ताल भी यही है। अगर हम बात करें दर्रों के बारे में, तो चीन और तिब्बत के बीच जो दरें हैं, एक तो है थांगला, मुलिंगला और नेलांग दरा, ठीक है। उसके अलावा एक और दरा है चीन और तिब्बत के साथ जो लगता है उत्तरकाशी का, वो कौन है, सांग चोकला, ठीक है। उसके अलावा अगर चमोली और उत्तरकाशी के बीच जो दरा है वो है कालिंदी दरा। कौन सा दरा, कालिंदी दरा, ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा हिमाचल और उत्तरकाशी के बीच में श्रीकंठ दरा, कौन है, श्रीकंठ दरा। उसके अलावा अगर हम बात करें बुग्याल की, तो यहाँ पर कुश कल्याण बुग्याल है, हर की दून है, सोनागाढ़ है, देवदावनी है, तपोवन है, पवाली कांठा है और केदार कांठा भी यहीं का बुग्याल है। बात करें हम जनसंख्या की, तो जो उत्तरकाशी की जनसंख्या है वो 3,30,090 है, ठीक है। और बात करें हम यहाँ के जन घनत्व की, तो वो क्या है, 37 से भी कम है, ठीक है। उसके अलावा सबसे कम जन घनत्व वाला जिला भी उत्तराखंड का यही है, ठीक है। उसके अलावा अगर एक चीज और है कि अगर पूछा जाता है एग्जाम में कि सबसे कम महिला साक्षरता किस जिले की उत्तराखंड में, तो हमारा उत्तरकाशी है। और अगर बात करें यहाँ की ओवरऑल साक्षरता की, यानी कि पुरुषों और महिलाओं को मिलाकर, तो वो है 75.81%। उसके अलावा बात करें हम क्षेत्रफल की, क्षेत्रफल कई बार मिलान करने के लिए दे देता है, ठीक है। तो उत्तरकाशी का जो क्षेत्रफल है वो आपको ध्यान रखना है 8016 वर्ग किमी, ठीक है। और अगर आपसे इससे जो बड़ा जिला है, ये दूसरे नंबर का बड़ा जिला है, इससे जो बड़ा जिला है वो दोस्तों चमोली, कौन सा जिला है, चमोली है, और जिसका क्षेत्रफल कितना है, जिसका क्षेत्रफल है
8,030 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं यहाँ की विधानसभा सीट के बारे में। ठीक है, विधानसभा की सीट की बात करें तो यहाँ पर गंगोत्री है, यमुनोत्री है और पुरोला है, यानी कि यहाँ पर टोटल कितनी सीटें हैं विधानसभा की? 3 सीटें हैं। ठीक है, अब देखो जो ये पुरोला वाली जो सीट है, विधानसभा सीट है, ये अनुसूचित जाति के लिए। ठीक है, उसके अलावा बात करें हम राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो यहाँ पर राष्ट्रीय राजमार्ग 2 राष्ट्रीय राजमार्ग है, NH94। ठीक है, ये कौन सा वाला है? ऋषिकेश और यमुनोत्री वाला जो रूट है। उसके अलावा जो हमारा उत्तरकाशी यमुनोत्री वाला है वो कौन सा है? NH108। ठीक है, ये ध्यान रखना आपने। उसके अलावा यहाँ पर अगर मेले की बात करें, माघ मेला यहाँ लगता है, बिशु मेला यहाँ लगता है, कंडक मेला यहाँ लगता है और खरसाली का मेला भी यहीं लगता है। ठीक है, ये खरसाली वाला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, मंदिर की बात करें तो यहाँ पर गंगोत्री मंदिर है, यमुनोत्री मंदिर है, दुर्योधन का भी यहाँ पर मंदिर है, कपिल मुनि मंदिर है, चौरंगी खाल मंदिर है। उसके अलावा विश्वनाथ है, विश्वनाथ मंदिर है, शनि मंदिर है, शक्ति मंदिर है, पोखु देवता का मंदिर है, कर्ण देवता का मंदिर है, कुटेटी देवी का यहाँ पे मंदिर है, रैनो का मंदिर है यहाँ पर और भैरव मंदिर है। ठीक है, उसके अलावा दायरा पर्यटक स्थल की बात करें तो दायरा बुग्याल है, बहुत अच्छा प्लेस है यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर ही एक चीज आपने ध्यान रखनी है कि यहाँ पर ही बटर फेस्टिवल का आयोजन किया जाता है। उसके अलावा यहाँ पर गंगनानी है, हर्षिल है, यमुनोत्री है, गोमुख है, तपोवन है, गंगोत्री है और हरकीदून है। गोविंद वन्य जीव विहार भी यही है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान भी यहाँ पर है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान भी यही है, लंका नामक जगह भी यहाँ पर है और भैरव घाटी भी यहाँ पर है। ठीक है, परियोजना जो चलती है यहाँ पर उत्तरकाशी में, एक मनेरी भाली फेज 1 है और एक मनेरी भाली फेज 2 है। एग्जाम में पूछ सकता है कि मनेरी भाली फेज 1 कहाँ से संबंधित है, तो आपका आंसर होगा उत्तरकाशी से। फेज 2 भी कहाँ से है, तो उत्तरकाशी से। ठीक है, उसके अलावा धरासू पावर स्टेशन है, लोहारी नाग पाला परियोजना भी यहाँ पर है। ठीक है, कुंड की बात करें तो यहाँ पर देवकुंड, गंगनानी और सूर्यकुंड। सूर्यकुंड कहाँ है, तो सूर्यकुंड उत्तरकाशी के यमुनोत्री स्थान पर है। ठीक है, उसके अलावा हम ये देख रहे हैं, ये नीम है। ठीक है, नीम का मतलब नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। 1965 में इसकी क्या होती है, स्थापना होती है। ठीक है, बहुत अच्छी जगह है घूमने के लिए। ठीक है, मैं भी गया हूँ यहाँ पे 1-2 बार, ज़्यादा नहीं। उसके अलावा पिथौरागढ़ की बात करते हैं, दूसरा डिस्ट्रिक्ट कवर कर रहे हैं, पिथौरागढ़। ठीक है, पिथौरागढ़ में ये आप पिथौरागढ़ का मैप देख सकते हो। ठीक है, और ये जितनी भी दिखा रखी है तहसीलें हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि पिथौरागढ़ चमोली से भी सीमा बनाता है। ठीक है, चाइना से भी सीमा बनाता है, चाइना यानी तिब्बत वाला जो भाग है। ठीक है, नेपाल से भी ये सीमा बनाता है। ठीक है, और उसके अलावा चंपावत से भी ये सीमा बनाता है, अल्मोड़ा से भी ये सीमा बनाता है और बागेश्वर से भी ये सीमा बनाता है। ठीक है, यहाँ की अगर तहसीलों की बात करें हम, मुंशियारी, धारचूला, ठीक है, डीडी हाट, पिथौरागढ़ खुद और गंगोली हाट और वैरीनाग यहाँ की क्या है, तहसीलें। ठीक है, चलिए थोड़ा सा पिथौरागढ़ के बारे में जान लेते हैं। पिथौरागढ़ का मुख्यालय पिथौरागढ़ ही है। ठीक है, पुराना नाम इसका सोहरा घाटी है। इसका उपनाम देखो भाई, छोटा कश्मीर किसे बोला जाता है, तो ये पिथौरागढ़ को बोला जाता है। उसके अलावा निर्माण की बात करें तो 24 फरवरी 1960 को ही इसका निर्माण होता है, यानी कि जिस दिन हमारा जो उत्तरकाशी जनपद है वो बनता है, उसी दिन ये बनता है। ठीक है, उसके अलावा पिथौरागढ़ का जो क्षेत्रफल है वो 7090 है। ठीक है, किलोमीटर स्क्वायर है, 7090 किलोमीटर। ये मिलान करने के लिए आते भाई। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये चीज देखी जाती है कि कौन से स्टूडेंट एक्चुअल में पढ़े हैं और कौन से सिर्फ तुक्के मार के यहाँ पर तुक्के मारने के लिए यहाँ पर आते हैं, तो इन क्वेश्चनों में बंदा फंस जाता है। ठीक है, यहाँ पे 4 ऑप्शन दे देता है आपको कि इनका मिलान कीजिए। ठीक है, उत्तरकाशी दे देगा, चमोली दे देगा, टिहरी दे देगा। तो ये चीज आपको एक एक चीज याद रखनी पड़ेगी, कुछ चीजें ऐसे हैं कि जो आपको याद करना ही पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या यहाँ की 4,83,440 है। ठीक है, उसके अलावा साक्षरता दर यहाँ की 82.25% है।
हवाई पट्टी मिलान के लिए आता है नैनीसैनी है, ठीक है। उसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें तो यहाँ NH नेशनल हाईवे 125 है, ठीक है। गाँव की बात करें तो यहाँ टोटल 1657 गाँव हैं। राष्ट्रीय उद्यान एक ही है, अस्कोट वन्य जीव विहार, ठीक है, जिसकी स्थापना कब होती है 1972 के आसपास होती है। उसके अलावा गुफा यहाँ पर पाताल भुवनेश्वर है, ठीक है। इतनी चीजें आपने यहाँ के बारे में ध्यान रखनी है। अब देखिए विकास खंड भी आता है कभी कभी कि मुंशियारी मिलान करने के लिए आता है कि उत्तरकाशी का डुंडा है तो बताइए कि पिथौरागढ़ का कहाँ होगा। तो इस तरीके से आपने ध्यान रखना, इसके 8 विकास खंड है। मुंशियारी है, धारचूला है, बैरीनाग है, डीडीहाट है, कनाली छीना है, पिथौरागढ़ है, मुन्ना कोट है और गंगोली हाट है। अगर तहसीलों की बात करें तो यहाँ टोटल 12 तहसीलें हैं। आपकी पिथौरागढ़ है, धारचूला है, मुंशियारी है, डीडीहाट है, कनाली छीना है, बैरीनाग है और पन्नीगणाई है और गंगोली है और देवलथम है, गंगोली हाट, थल और तेजम सब यही है। उसके अलावा पर्यटन स्थल की बात करें तो पर्यटन स्थल में यहाँ पे डीडीहाट है, जोलजीबी है, मुंशियारी है, छोटा कैलाश है, पताल है, भुवनेश्वर है, गंगोली हाट है, नारायण स्वामी आश्रम है। उसके अलावा अगर हम विद्युत परियोजनाओं के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपकी रामगंगा जल विद्युत परियोजना है, कलिका दुंद है, खरतोली है, शेर घाट है, धोली गंगा है, सेला उर्दिग है और बोगांग है, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है जल विद्युत परियोजना के बारे में। एक प्रश्न यहाँ से पक्का टपकना है भाई, ठीक है। किसी भी जिले की आपसे क्या पूछ सकता है, जल विद्युत परियोजना पूछ सकता है और पूछ सकता है कि ये कौन से जिले में है, ठीक है। उसके अलावा पर्वत की हम बात करें तो बाम दुर्रा है, ठीक है, ब्रह्मा पर्वत है, भ्रुपुधुरा है, नंदकोट है, ओम पर्वत है और पंचाचूली है। उसके अलावा देखिए लिपुलेख है, इसी को लेकर काफी विवाद रहता है चाइना, भूटान और हमारे देश में, ठीक है। इसको आपने ध्यान रखना, ये कहाँ है, कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है आपका पिथौरागढ़ में। उसके अलावा दारमा है, लंपिया है। चलिए थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। ताल की बात करें तो यहाँ पर 2 ही ताल है, एक ताल है वृत्ति ताल और दूसरा है महेश्वर ताल, ठीक है। दर्रे की बात करें तो सबसे पहले पिथौरागढ़ और तिब्बत के बीच में अगर हम देखें तो यहाँ पर दारमा नवीनधुरा है, ऊटा जयंती है, लेवीधुरा दर्रा है, मुनस्या लंपिया है, लिपुलेख दर्रा है। अब देखो यहाँ पे जो ये लास्पा दर्रा है ना, ये चंपावत और पिथौरागढ़ के बीच है भाई, ठीक है, इसको ध्यान रखना। ट्रेल पास यहाँ से प्रश्न बनने की बहुत ज्यादा संभावना है। ये ट्रेल पास दर्रा जो है ये बागेश्वर व पिथौरागढ़ के बीच है, ठीक है। दूसरा ऐसा पूछ सकता है कि पिथौरागढ़ में ही कौन सा दर्रा है, तो सिनला दर्रा है। कौन सा दर्रा है, सिनला दर्रा है। उसके अलावा चमोली व पिथौरागढ़ के बीच लालधुरा, टोपीदुंगा, माट चौक, बारा होती है। अगर हम बात करें बुग्याल की, नामिक यहाँ है, जोहार यहाँ है, खलिया टोप यहाँ है, छिपला कोट यहाँ है, रहाली है, लड़ी पांगली है और थाला है। उसके अलावा हम यहाँ बात करें ग्लेशियर की, काली हिमनद यानी काली ग्लेशियर, मिलम, नामिक, हीरामणि, पॉन्टिंग ग्लेशियर, पिनोरा और रालम सब यही है। विधानसभा क्षेत्र यहाँ पर 4 है, डीडीहाट, पिथौरागढ़ और जो ये गंगोली घाट वाला है ना, ये अनुसूचित जाति के लिए, और धारचूला। आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं जनजातियां भारत व उत्तराखंड राज्य की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, उत्तराखंड का भी देखेंगे एक ही साथ और भारत का भी, ठीक है। सबसे पहले अगर हम देखें तो उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो सबसे पहले 1967 में जौनसारी, बोक्सा और राजी, थारू और भोटिया, यानी कि कौन कौन सी जनजाति है उत्तराखंड में, जौनसारी है, बोक्सा है, राजी है, थारू है और भोटिया। इन 5 को क्या कर दिया गया, जनजाति घोषित कर दिया गया, ठीक है। अगर हम भारत के प्रोस्पेक्ट में बात करें तो नीग्रो है, ये भारत में आने वाली प्रथम जनजातीय समूह है। उसके अलावा हम देखें थारू जो है सबसे बड़ी जनजाति है, जो थारू है ये उत्तराखंड की क्या है, सबसे बड़ी जनजाति है। उसके अलावा
जो नार्डिक है ये भारत में आने वाले अंतिम जनजातीय समूह है। उसके अलावा हम उत्तराखंड में देखें तो जौनसारी जो है ये राज्य की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है। सबसे पहले नंबर पे कौन है? थारू है उत्तराखंड में जो है, और दूसरे पर कौन है? जौनसारी है। उसके अलावा भारतीय जनजातीय विभाग के अनुसार 550 जनजातियां भारत में, भारत के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है, और इधर किसके परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है? उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में बात हो रही है। जिनका जो प्रतिशत है टोटल जनसंख्या का वो कितना है? 8.6% है। उसके अलावा जो राजी है ये राज्य की सबसे छोटी व सबसे पुरानी जनजाति है। जो हमारा राज्य उत्तराखंड है और जो राजी जनजाति है यहाँ की क्या है? सबसे छोटी और सबसे पुरानी। आपने इसके संबंध में क्या बात ध्यान रखनी है कि जो राजी जनजाति है एक तो वो सबसे छोटी है और उसके साथ साथ वो क्या है? सबसे पुरानी जनजाति है। उसके अलावा मध्य प्रदेश सबसे अधिक जनजातीय जनसंख्या वाला क्या है? राज्य है। जबकि प्रतिशत के मामले में कौन आगे है? मिजोरम सबसे अधिक जनजातीय वाला राज्य है। ठीक है, अब देखो 2003 में ही क्या कर दी गई? भारत में राष्ट्रीय जनजातीय आयोग की क्या कर दी जाती है? स्थापना कर दी जाती है, और जिसके प्रथम अध्यक्ष कौन है? यूएस डेमर है। उसके अलावा अगर हम बात करें उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, उत्तराखंड को अगर हम देखें तो उधम सिंह नगर जो क्या है? राज्य का सबसे बड़ा जनजातीय वाला जिला है और प्रतिशत के मामले में भी यही बड़ा है। ठीक है, उसके अलावा रुद्रप्रयाग को देखें तो यहाँ क्या है? राज्य की सबसे कम जनजातीय वाला जिला है। ठीक है, अगर परसेंटेज की बात करें तो इस मामले में कौन है? इस मामले में सबसे कम पे कौन है? टिहरी है। चलिए अब बात करते हैं, अब हम राज्य की जनजातियों को पढ़ रहे हैं। ठीक है, अब देखो हमने ऊपर देखा कि हमारे उत्तराखंड में कितनी जनजातियां हैं? 5 है। जौनसारी है, थारू है, बोक्सा है, भोटिया है, राजी है। ठीक है, इन पांचों के बारे में हमें एक साथ पढ़ना है। सबसे पहले हम जौनसारी को देखें। इसके बारे में सबसे विशेष बात ये क्या है कि ये राज्य की दूसरी बड़ी जनजाति समूह है। उसके अलावा थारू के मामले में क्या है? राज्य की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। उसके अलावा बोक्सा के मामले में क्या है? राज्य की दूसरी सबसे छोटी जनजाति है। उसके अलावा भोटिया के मामले में क्या है? जो ये भोटिया है ये महा हिमालय की सबसे बड़ी जनजातीय समूह है। ठीक है, उसके अलावा राजी जो है ये राज्य की सबसे छोटी जनजाति समूह है। क्लियर है? उसके अलावा अगर हम जौनसारी को देखें तो ये क्या है? अगर पूछा जाता है प्रश्न इस प्रकार से कि गढ़वाल की सबसे बड़ी जनजाति समूह कौन सा है, तो गढ़वाल की अगर बात होगी तो वो कौन सा है? जौनसारी। कौन सी है? जौनसारी है। उसके अलावा कुमाऊं की अगर पूछा जाता है तो जो थारू है ये उत्तराखंड की तो है ही, लेकिन साथ में क्या है? कुमाऊं की भी सबसे बड़ी जनजाति समूह है। उसके अलावा अगर हम बात करें भोटिया, ठीक है, तो ये क्या है? राज्य की सबसे अधिक शिक्षित जनजातियां है। अगर आपसे पूछा जाता है कि वो इन मतलब 5 जनजातियां हैं उत्तराखंड के अंदर, इनमें सबसे अधिक पढ़ी लिखी शिक्षित कौन सी है, तो हमारा आंसर क्या होगा? भोटिया होगा। ठीक है, अगर हम बात करें निवास स्थान की तो निवास स्थान कहाँ है जौनसारी लोगों का? ठीक है, लघु हिमालय का जो उत्तर पश्चिम वाला जो भाग है, ठीक है, वहां है। बावर है, चक्राता में रहते हैं लोग, कालसी में रहते हैं, त्यूणी में रहते हैं, और लाखामंडल और जौनपुर में। ठीक है, ये इनके क्या है? निवास स्थान है। मिलान के लिए आएगा आपके पास। ठीक है, जो थारू है, ठीक है, तराई क्षेत्र एवं बाबर क्षेत्र। ठीक है, एक दिन जब मैं ज्योग्राफी का लेके आऊंगा ना तो ये पूरा जो ये बाबर और तराई में आप लोग कंफ्यूज होते हैं, वहां मैं पूरा इसका सुपड़ा साफ करूंगा। ठीक है, पूरा बताऊंगा इसका, तराई और बाबर वाला जो है, क्या ये बाबर होता है? आप बार बार इस टर्म को सुनते हैं, तराई और बाबर क्या होते हैं, इसमें बताऊंगा मैं आप लोगों को। ठीक है, उसके अलावा उधम सिंह नगर, खटीमा, सितारगंज, ठीक है, ये वाला एरिया, यहाँ कौन सी जनजाति रहती है? थारू रहती है। उसके अलावा अगर हम बोक्सा की बात करें तो ये भी तराई बावर क्षेत्र में रहती है, और मुख्य रूप से ये उधम सिंह नगर और पौड़ी में है। ठीक है, चंपावत में भी है, और इनके निवास स्थान को क्या बोला जाता है? वनवासा। ठीक है, ये ध्यान रखना, इनके निवास स्थान को बोला जाता है भाई वनवासा। ठीक है,
अब जो ये भोटिया लोग हैं इनके बारे में थोड़ा सा देखो। यह क्या है, यह जनजाति अर्धघुमंतु प्रवृत्ति की है। ठीक है, उत्तरकाशी भोटिया, ठीक है, उत्तरकाशी में रहते हैं भोटिया और जाट लोग। ठीक है, और चमोली में जाने जाते हैं तोरछा और मारछा के नाम से, तोरछा और मारछा। ठीक है, और पिथौरागढ़ में इनको बोला जाता है सोका जोहरी। तो देखो अर्धघुमंतु क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं कि 6 महीने तो एक स्थान पे रहते हैं और 6 महीने एक स्थान पे रहते हैं। आप लोगों ने एक गाना भी सुना होगा, काफी हिट गाना है वो, कि 6 महीने हर्षिल और 6 महीने भटवाड़ी, सुना होगा आपने। ठीक है, तो ये इन्हीं इसी समुदाय के लिए की तरफ वो इंकित करता है। ठीक है, उसके अलावा राजी जनजाति को देखें तो इनका ये क्या है, यहाँ उत्तराखंड की सबसे प्राचीनतम जनजाति मानी जाती है और इनका स्थान का है मुख्य रूप से ये पिथौरागढ़, चंपावत और नैनीताल। ठीक है, देखो भाई एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर आप एक ही बार पढ़ने के भरोसे रहोगे तो आपका काम नहीं होगा। ठीक है, आप कम से कम, नहीं भी होगा तो कम से कम एक ही चीज को आप 6-7 बार अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। ठीक है, और अगर आप इन पेपर की तैयारी कर रहे हो एग्जाम में, उत्तराखंड के किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, तो आपको किसी और चीज पे रिलाई आप करें चाहे ना करें, तो मैं आप लोगों को बता देता हूं एक चीज पे आप जरूर भरोसा करें, वो है परीक्षावाणी। ठीक है, देखिए 70 से 75%, ठीक है, 70 से 75% जो भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, वो कम से कम 25 से 30 जो पर्सन रहेंगे वो आप लोगों को कहां से देखने को मिलेंगे, 40 में से परीक्षा वाणी से डिक्टो टू डिक्टो दिखने वाले हैं। ठीक है, इसलिए आप परीक्षा वाणी को जरूर फिनिश कर दीजिए, कम से कम 6-7 बार उसे जरूर पढ़े। ठीक है, और पढ़ने का सही तरीका क्या है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। ठीक है, करना कुछ नहीं है आप लोगों ने। ठीक है, देखो जो चीज आपको आती है ना उसको बार बार लिख के कोई फायदा नहीं है, उसके नोट्स करके फायदा बना के कुछ फायदा नहीं है, उसके नोट्स बना के। जो चीज आपको परीक्षा वाणी लगती है, पढ़ते हो आप, एक बार ही पढ़ी, आपको नहीं रह रही वो चीज याद, ठीक है, उसे अगली बार लिख लीजिए, सिर्फ उसी चीज को आप दोहराए, जो आपको याद है उस पर आप लिख लिख के अपना फालतू टाइम वेस्ट मत कीजिए। ठीक है, उसके अलावा वंशज की बात करें तो जो ये कौन सा है, ये जौनसारी जो लोग हैं ये अपने आप को क्या मानते हैं, पांडव का वंशज मानते हैं। ठीक है, और जो थारू के लोग हैं ये अपने आप को, किरात थी ना सबसे पुरानी जाति यहाँ पर, ठीक है, तो उसे अपना वंशज मानते हैं, कौन, थारू के लोग। ठीक है, और कुछ लोग क्या कहते हैं, ये कुछ लोग ये भी मानते हैं कि राणा प्रताप के वंशज हैं। उसके अलावा वंशज में अगर हम बोक्सा के देखें तो अपने आप को ये पंवार राजपूत मानते हैं, क्या मानते हैं, पंवार राजपूत मानते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ विद्वान द्वारा क्या कहा जाता है कि मराठा जो लोग थे उनके द्वारा इनको यहाँ पर भगाया गया। उसके अलावा जो भोटिया लोग हैं ये अपने आप को क्या मानते हैं, खस राजपूत मानते हैं। ठीक है, आपको ध्यान है ना कि बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक किसके कार्य का, किसके शासन काल में होता, किसके टाइम पे होता, तो खसों के। ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं देखते हो कि जो भोटिया लोग हैं वो किस धर्म को मानते हैं, बौद्ध धर्म को भी ज्यादा मानते हैं, तो आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हो। ठीक है, कि कुछ ना कुछ सीन तो है। ठीक है, राज्य की बात करें तो यह चोल किरात वंश, यह चोल किरात वंशज के माने जाते हैं। उसके अलावा अगर हम जौनसारी जाति की क्या देखें, सामाजिक संरचना देखें तो इनके यहाँ क्या है कि पितृ सत्तात्मक प्रथा है। ठीक है, और बहुपति प्रथा है, यानी कि क्या है कि एक ही जो लड़की है या जो भी विवाहिता होगी उसके 2-4 पति रह सकते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर एक बहुपति प्रथा है। ठीक है, अब देखते हैं आप लोग कि जैसे पांडवों में था। ठीक है, तो वही चीज है। और पितृ सत्तात्मक का क्या मतलब है कि पितृ जो पिता है वो क्या है, उनका अहम रोल रहता है घर पे। ठीक है, उसके अलावा हम सामाजिक संरचना अगर हम देखें किसकी, थारू की, तो थारू में क्या है, यहाँ पे मात्र सत्तात्मक है, यानी कि जो माँ का रोल यहाँ पर अहम है। ठीक है, और वंश कैसा चलेगा, पितृवंश के हिसाब से ही चलता है। ठीक है, उसके अलावा यहाँ पे बदला विवाह पड़ता है और विधवा विवाह पड़ता है। ठीक है, उसके अलावा अगर हम देखें जो बोक्सा है, ठीक है, यहाँ की सामाजिक संरचना तो यहाँ की पितृवंशीय है और पितृसत्तात्मक है। ठीक है, सेम भोटिया लोगों में क्या है, पितृसत्तात्मक है और एक पत्नी प्रथा है। ठीक है, ऐसा नहीं है जैसे यहाँ पर है, यहाँ पे थोड़ा एक पत्नी प्रथा है जो
सामान्य होता ही है, ठीक है। सामाजिक संरचना की अगर हम बात करें, ठीक है, तो पलायन विवाह का प्रचलन है किसमें, जो छोटी जाति, सबसे छोटी जनजाति है भारत की, क्या, उत्तराखंड की राजी, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, पलायन विवाह का क्या है, प्रचलन है। उसके अलावा हम बात करें धर्म की, तो जो जोनसारी लोग हैं उनका हिंदू धर्म होता है, ठीक है, हिंदू धर्म ही है उनका, और महासु देवता इनके लिए सर्वमान्य है, ठीक है, और महत्वपूर्ण देवता है। उसके अलावा धर्म की अगर हम बात करें तो धर्म जो ये आपकी थारू जनजाति, इनका हिंदू धर्म है। और अगर हम बात करें बोक्सा की, तो इनका धर्म भी हिंदू है। अब जो ये भोटिया लोग हैं, इनका हिंदू धर्म भी को भी मानते हैं और बौद्ध धर्म को भी मानते हैं, ठीक है। आप लोग देखते होंगे कि देवी माँ की भी पूजा करते हैं, और बौद्ध, महात्मा बौद्ध के ऊपर भी ये क्या करते हैं, ट्रस्ट करते हैं। तो दोनों मिला जुला है मतलब, ठीक है। अब देखो, इनका जो राजी जनजाति है, ये हिंदू धर्म को मानते हैं, और इनके यहाँ जो मृतक होते हैं, जब किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसको गाड़ने की भी प्रथा है और जलाने की भी प्रथा है, दोनों प्रथाएं इनके यहाँ पे। अब देखो, प्रमुख त्योहार जौनसारी लोगों के क्या है, दीपावली है, पंचाई है, दशहरा है, न्यूरानी है, जागड़ा है, ठीक है। उसके अलावा थारू जनजाति में अगर हम देखें, तो यहाँ पर आपने एक चीज बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है, जो दीपावली है, ठीक है, दीपावली जो त्योहार होता है, ठीक है, इसको ये लोग क्या मनाते हैं, शोक पर्व के रूप में मनाते हैं, ठीक है। और होली उत्सव को ये 8 दिनों तक मनाते हैं, ठीक है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता भाई कि कौन सी जनजाति ऐसी है जो दीपावली को शोक पर्व के रूप में मनाती है, तो आपका आंसर क्या होगा, थारू, ठीक है। उसके अलावा प्रमुख त्योहार की बात करें हम बोक्सा की, तो उनका चैती है, ठीक है, होली होती है, दिवाली है, ठीक है। उसके अलावा भोटिया में हम देखें तो इनके यहाँ कंडाली उत्सव होता है, और एक लोसर होता है, ठीक है, बहुत प्यारा होता है लोसर, ठीक है। उसके अलावा कर्क संक्रांति, जो ये आपकी राजी जनजाति है, ठीक है, इनके कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति इनके क्या है, प्रमुख त्योहार है, ठीक है उनके। अब देखो, एक जौनसारी जो लोग हैं जनजाति है, उनका एक हारुल जो है इनका प्रमुख नृत्य है, ठीक है। चलिए, अब आते हैं हम विश्व के भूगोल के बारे में बात करते हैं, ठीक है, ज्योग्राफी वाला पार्ट आ गया, ठीक है। महाद्वीप की हम बात करें तो कितने महाद्वीप है, टोटल 7 महाद्वीप है। कितने हैं, 7 महाद्वीप हैं, ठीक है। सबसे बड़ा महाद्वीप जो है, जिस महाद्वीप पे हम रहते हैं, एशिया, वो है। उसके बाद अफ्रीका है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका है, अंटार्कटिका है, यूरोप है, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। ये जनसंख्या का क्रम है, इसे भी आप लोग देख लेना, नोट कर लेना, अगर और नहीं होता है तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो, बार बार आप वीडियो देख सकते हो, तो आपको याद हो जाएगा। एशिया है सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला, अफ्रीका है, फिर जनसंख्या के मामले में यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, दक्षिणी अमेरिका है, ऑस्ट्रेलिया है और अंटार्कटिका है। चलिए, आज जो हम कवर करने वाले हैं, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को करने वाले हैं, ठीक है। एक या दो पर्सन आप जरूर मानिए ऐसा कि आप लोगों को इन्हीं महाद्वीपों में से मिलेंगे, ठीक है। अगर मैं ज्योग्राफी करा रहा हूँ, इन चीजों को करवा रहा हूँ, तो आप लोग ये मान के चलिए कि 2% आपको देखने को मिलेंगे इन्हीं महाद्वीप में से, ठीक है। अब वो कैसे मिलेंगे, क्योंकि पढ़ना तो पड़ेगा भाई, ठीक है, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट नहीं है, ठीक है। अगर हम ये सोच रहे हैं कि उत्तराखंड और हिंदी पढ़ने से काम चल जाएगा, तो ये हम लोगों की गलत फहमी है, ठीक है। भले जीएस का जो सिलेबस है वो कितना भी बड़ा हो, ठीक है, लेकिन हमको उसको छूना होगा, ठीक है, हमको उसकी चीजें ध्यान पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। कौन जाने कि हम उसी सेगमेंट को छोड़ दे जिसमें से पेपर में क्वेश्चन आए और वो चीज हो जाए, तो फिर कितना गंदा फील होगा ना। तो इसलिए हमें जो भी हमारे पास सिलेबस है उसको हमने कंप्लीट करना है, तो करना है, ठीक है। आप लोग सोचिए, जब दशरथ मांझी जो व्यक्ति है वो पूरा का पूरा पहाड़ खोद सकता है, तो हम लोग क्या इस 12 पेज के पूरे सिलेबस को कंप्लीट नहीं कर सकते। तो डिसाइड हमें करना है, ठीक है, कि हमें क्या करना है। तो उसके लिए आप लोगों को यहाँ कुछ भी करना पड़े, रात जगना पड़े, दिन को कम सोना पड़े, ठीक है, तो आप उसके लिए सैक्रिफाई करोगे, तो वही चीजें आपको आने वाले टाइम पे रिटर्न भी मिलेगी, ठीक है। बाकी आप लोग मुझसे ज्यादा समझदार होंगे। चलिए, आगे बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पूर्ण रूप से कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है, कहाँ है, दक्षिणी गोलार्ध में, ठीक है।
देखो होता है ना कि जो भूमध्य रेखा है वो पृथ्वी को क्या करती है, दो भागों में बांटती है, ठीक है, समझ लेना, ठीक है, दो भागों में बांटती है। ये मान लो आप भूमध्य रेखा, और ये क्या हो, ये आप कर्क रेखा मान लो, और ये मान लो आप मकर रेखा, ठीक है। तो ये क्या, जो ये भूमध्य रेखा है, ये वाली जो रेखा है, ये क्या करती है, पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। एक तो बांटती, जो नए लोग हैं उनके लिए बता रहा हूँ क्योंकि तब समझ में आए, एक तो बांटती है उत्तरी गोलार्ध में, एक बांटती है दक्षिण। तो जो ये ऑस्ट्रेलिया है ना, ये इधर है, ठीक है, इधर साइड है ये, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में। अगर हम इसकी बात करें अक्षांश विस्तार की, जैसे आप लोगों को पता है ना कि जो भारत है उसका कितना है, 8.4 से लेकर 8 डिग्री 4 से लेकर और कितना है, 37.37 डिग्री 6 तक है। वैसे जो ये आपका ऑस्ट्रेलिया है, इसका दक्षिणी अक्षांश कितना है, अक्षांशीय विस्तार इतना कितना है, 10 दक्षिण अक्षांश से लेकर 40 के बीच में। अगर हम इसकी देशांतरीय विस्तार की बात करें तो कितना है, 154। अब देखो अक्षांश क्या हो, अक्षांश रेखाएं हमेशा कैसी रहती है, क्षैतिज में रहती है, ये आप समझ लेना। और जो देशांतर रहती है वो इस तरीके से रहती है, ठीक है, वो लंबवत होती है, ये चीज आप ध्यान रखना। उसके अलावा मकर रेखा जो होती है वो इसी महाद्वीप से गुजरती है, मकर रेखा भी क्या होती है, इसी महाद्वीप से गुजरती है। यह विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, ठीक है, यह आपने ध्यान रखना। और अगर बात करें, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड व आसपास के जितने भी द्वीप है उनको मिलाकर क्या बोला जाता है, ओशिनिया बोला जाता है, ठीक है, ये आपको पूछा जा सकता है। उसके अलावा यहाँ पर उत्तरी पूर्वी तट के साथ समुद्र में एक प्रवाल भित्ति है, ठीक है, जिनको आप पता है आपको, मूंगा चट्टानी भी होती है, जैसे हमारा लक्षद्वीप है उसी टाइप से, ठीक है। तो ये क्या होती है, ये प्रवाल भित्तियां होती है, ठीक है, जिसे ग्रेट बैरियर रीफ कहते हैं, ठीक है, ये पूछा जाता है, इसको आप गांठ बांध लेना यहाँ पर, ठीक है, कि जो ये ग्रेट बैरियर रीफ है ना, ये कहाँ है, तो आपको आंसर देना ये ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है, और इसकी लंबाई जो है ये 1900 किलोमीटर है, ठीक है। देखो यार, भले एक चीज आप लोग ध्यान रखना कि जो कंटेंट आप लोगों को मिल रहा है ना, ठीक है, भले यार व्यूज कितने भी आते हैं, कोई मतलब नहीं म्यूजिक व्यूज से, ठीक है, अगर इस क्लास को 50 लोग भी देखते हैं ना ढंग से, तो सोचो कि उन 50 लोगों के पास क्या बेहतरीन कंटेंट जा रहा है, ठीक है। अगर मोस्टली 50 लोग भी अगर इस वीडियोस तक आते हैं, पहुंचते हैं, तो 50 लोग भी देख रहे हैं, तो उन लोगों तक कैसा कंटेंट जा रहा है। और अगर उन लोगों ने पहले से पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो लोग कोचिंग भी जा रहे हैं, काम कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो उन लोगों के लिए कितनी अच्छी चीज रहनी कि उनका कितना अच्छा रिवीजन हो रहा है, ठीक है। इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ तो वो चीजें बेस्ट है, लेकिन बेस्ट है ऐसा नहीं बोल रहा हूँ मैं। आप कहीं भी पढ़िए अच्छे, कोई हर आदमी आपको बेहतरीन से, किसी भी यूट्यूब चैनल पे जाइए, आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट पे जाइए, हर आदमी आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश करेगा, ठीक है। लेकिन अगर आप इस क्लास को भी देखते हो ना, तो वो चीज वो कितना कारगर सिद्ध होगी, ठीक है, क्योंकि आपको जरूर एडिशनल मिलेगा, ठीक है, इतना मान लीजिए इस कंटेंट में आपको एडिशनल मिलेगा। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि पिछले 1.5 साल से मैं क्या कर रहा हूँ कि मैंने जो पढ़ा है वो मैंने यूपीएससी लेवल का पढ़ा है, ठीक है, पूरे जितने भी जो भी नोट्स बनाए हैं, समझाया चीजों को, तो यूपीएससी के हिसाब से पढ़ा है। तो इसमें ऐसा कोई एक्स्ट्रा ही होगा, लेकिन इसमें किसी भी प्रकार का कमी नहीं रखी गई है, ठीक है, कंटेंट में कोई कमी नहीं रखी गई है। जो चीजें इंपॉर्टेंट है उनको उन पे ज्यादा फोकस किया गया है, और जो आपके सिलेबस में है, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति है, ठीक है, विश्व की सबसे लंबी प्रवाल भित्ति कौन सी है, तो ये है ग्रेट बैरियर रीफ है। इसे पानी का बगीचा भी कह देते हैं, ठीक है। अब ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं कि पानी का बगीचा किसे बोलते हैं, तो ग्रेट बैरियर रीफ को बोलते हैं, ठीक है। अब देखो जैसे एक प्रश्न पूछता है ना कि तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। अब देखो, अब तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान तो पूछ रहा है, लेकिन उसके साथ साथ क्या पूछ रहा है कि तैरता हुआ स्कूल, ठीक है, तो वो क्या है, मणिपुर में ना आपको काबुल मजाओ एक नेशनल पार्क है, ठीक है, उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो तैरता हुआ स्कूल आए, ठीक है, तो उसी तरीके से क्वेश्चन काफी फेवरेट हो रहे हैं, ठीक है। तो मणिपुर में, वो जो बता रहा था मैं आपको, मणिपुर में काबुल मजाओ राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। उसके अलावा चलिए आप देख सकते हैं, ठीक है, ये है ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैप काय का है, ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, ये आप लोग देख लो, ये ऑस्ट्रेलिया है।
और ये देख रहे हो आप ग्रेट बैरियर रीफ, ये है यहाँ पे, ठीक है, जो किससे बनी है, प्रवाल भित्ति से बनी है, ठीक है। उसके अलावा अगर इसकी राजधानी भी पूछता है तो राजधानी कौन सी है, राजधानी है कैनबरा, क्या है, कैनबरा, ठीक है। अब देखो ये जा रही है ना मकर रेखा, देख रहे हो आप, ठीक है, ये है भूमध्य रेखा, ठीक है, ये भूमध्य रेखा है 0 डिग्री वाली, ठीक है। ये तो खैर ऊपर जा रही एशिया को थोड़ा नीचे, एशिया से होके, ठीक है। ये देखो आप, ये आपको दिख रही होगी, एक लाइन दिख रही है, ये है मकर रेखा, ठीक है, ये है मकर रेखा, ये आपने ध्यान रखना, ठीक है, ये जो रेखा जा रही है, ठीक है। अब देखो ये न्यूजीलैंड वाला हिस्सा है, ठीक है, न्यूजीलैंड में भी क्या है, नॉर्थ आइसलैंड और साउथ आइसलैंड, ठीक है, ऑकलैंड भी यही है, ठीक है। और ये आप देखो तस्मानिया द्वीप भी यही है, ठीक है, अभी आएगा, इनसे रिलेटेड चीज आएंगे, बताऊंगा मैं आपको, ठीक है। ये देखो कंगारो आइसलैंड भी यही है, देख रहे हो आप, ये वाला पार्ट जो दिखा रखा है इन्होंने, ठीक है। तो देखो मैप से बहुत सारी चीजें हमारी क्या हो जाती है, क्लियर हो जाती है कि कहां पर है चीजें, ठीक है। चलिए अगर हम बात करें पर्वत की, ठीक है, तो यहाँ क्या है, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, ठीक है, ये भी पूछता है, ठीक है, चौथी सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला है, सबसे लंबी, ठीक है, सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, ठीक है। तो इसको आपने ध्यान रखना, यहां से भी प्रश्न बनने के क्या रहते हैं, चांस रहते हैं। देखो ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ऑस्ट्रेलिया की पूर्वी तट के समांतर फैला है, पूर्वी तट के समांतर फैला है, जिसका विस्तार कैप यार्क प्रायद्वीप से लेकर तस्मानिया तक है, ठीक है। कैप यार्क, ये देख रहे हो आप, ये है, ठीक है, तस्मानिया तक है, ठीक है, कैप मार्क से लेकर और कहां तक है, तस्मानिया तक है, ठीक है, इधर कहीं से और यहां तक, ठीक है। ये उसके अलावा ये जो कौसी यूस्को है, ठीक है, इस ये यहाँ की क्या है, सबसे ऊंची चोटी है, ठीक है। जी क्या है आंसर, कितना है इसकी हाइट, 2228 मीटर है, ठीक है। उसके अलावा, ठीक है, जो ये मार्ले डार्लिंग नदी है, ठीक है, मार्ले 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 डार्लिंग नदी जो है, ये कहां से निकलती है, तो ये निकलती है न्यू साउथ में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से निकलती है, ठीक है। अब ये नदी का भी पूछा जाता है कि कौन कौन सी नदियां है ऑस्ट्रेलिया में, तो मार्ले डार्लिंग है, खीरीना है, लचेलान है, पारू है, बरेगी है और बारवान है, ठीक है। मरुस्थल की बात करें तो ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट है, ग्रेट सैंडी है, तनामी है, बिम्सन है। चक्रवात की बात करें तो देखो चक्रवात से भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि विली विली चक्रवात कहां पर आता है, तो ये आता है ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। उसके अलावा घास के मैदान, ठीक है, सवाना और डाउन्स, ठीक है, ये पूछे जाते हैं। जैसे आपको पूछा था ना कि पंपास घास के मैदान का है, तो आप बोलते हो, खटक से बोलते हो अर्जेंटीना, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको डाउन्स भी ध्यान रखना, डाउन्स तो आप जरूर रखना, सवाना भी रखना, शीतोष्ण और उपोष्ण के हैं, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर चलने वाली पवनों को क्या बोलते हैं, ब्रिक फिल्डर बोलते हैं, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, क्या बोलते हैं, ब्रिक फिल्डर बोलते हैं, जो कि गर्म स्थलीय पवन है, जो कि गर्म स्थलीय पवन है। उसके अलावा प्रमुख खनिज, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, बॉक्साइट का उत्पादन होता है, ठीक है। अब ध्यान देखना, बॉक्साइट का उत्पादन होता है, लेकिन बॉक्साइट का उत्पादन सबसे ज्यादा कहाँ होता है, चाइना में होता है, चाइना में होता है, और ऑस्ट्रेलिया क्या है, दूसरे नंबर पे है, जबकि भंडारण के मामले में ऑस्ट्रेलिया क्या है, एक नंबर है, ठीक है। उसके अलावा बॉक्साइट जो होता है, क्या होता है, एल्युमिनियम का ही एक अयस्क होता है, ठीक है। पृथ्वी पर सबसे ज्यादा पाए जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो आप आंसर कर दोगे एल्युमिनियम, ठीक है, अगर पूछा जाता है, वैसे पूछेगा नहीं यहाँ पे। सोने के भंडारण में इसका क्या है, दूसरा स्थान है, ठीक है, जबकि पहले मामले में कौन आ गया, चीन है, ठीक है। भंडारण कहाँ होता है सबसे ज्यादा, चाइना में होता है, और दूसरे स्थान पर कौन है आपका, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। बात करें सोने की खान की, तो इस मामले में दक्षिण अफ्रीका का जोहान्सबर्ग, ठीक है, सबसे ज्यादा अगर सोना कहीं से प्राप्त किया जाता है तो दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग से किया जाता है, ठीक है, पहले नंबर पे। यूरेनियम पाया जाता है, एक क्षेत्र है मैरी कैथरीन क्षेत्र में पाया जाता है। विश्व में सबसे ज्यादा यूरेनियम का भंडार कहां पर है, तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया में है, ठीक है। उसके बाद बात करें उत्पादन की, तो सबसे ज्यादा कहां होता है यूरेनियम, कनाडा में होता है, ठीक है, उत्पादित कहां होता है, कनाडा होता है। देखो भंडार अलग चीज होती है और उत्पादन अलग चीज होता है, ठीक है। कोयला कहां मिलता है, रोक हैम्पटन की खान से मिलता है, ठीक है।
उत्स्त्रूप कूप, ठीक है, ये खास प्रकार के, देखो यहाँ पर जैसे कुएं होते हैं ना, ठीक है, जैसे ताल है तो वे जैसे कुएं होते हैं, ठीक है, उत्स्त्रूप कूप, ठीक है, ये ध्यान रखना, ये खास प्रकार के कुएं होती है और इनकी संख्या ऑस्ट्रेलिया में 9000 से भी क्या है, अधिक है, ठीक है, ऊपर है, ठीक है। उसके अलावा बात करें हम उपजाऊ भूमि की, तो यहाँ की उपजाऊ भूमि को बोलते हैं कैंटरबरी, ठीक है, कैंटरबरी। अब देखो जो तस्मान सागर मैंने आपको बताया था, तस्मान सागर, ठीक है, तस्मान सागर ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को अलग करता है भाई, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड को कौन अलग करता है, तो वो तस्मान सागर है, ठीक है। दक्षिणी आल्प्स न्यूजीलैंड की सबसे लंबी, देखो न्यूजीलैंड के बारे में, दक्षिणी जो आल्प्स है वो क्या है, न्यूजीलैंड की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है और इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन है, माउंट कुक है, कौन है, माउंट कुक है। न्यूजीलैंड की राजधानी का है, वेलिंगटन है, ठीक है। अब न्यूजीलैंड को आप क्यों ध्यान रखते हो, मैच, क्रिकेट मैच के लिए ध्यान रखते हो, ठीक है, और वहां के एक बढ़िया बल्लेबाज कौन है, नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे उनका, जो विराट कोहली से कॉम्पिटिट करते हैं, क्या नाम है उनका, बॉलर तो एक है टिम साउदी, डैनियल विक्टोरी, और नाम ध्यान नहीं आ रहा मुझे, चलिए छोड़िए, ठीक है। बहुत बेहतरीन बैट्समैन है, अगर आपको ध्यान आता है तो आप कमेंट कर देना, ठीक है, बहुत क्लासिकल खेलता है बंदा, ठीक है। उसके बाद अलावा अगर हम बात करें, ठीक है, टॉरस जल संधि की, तो टॉरस जल संधि किन किन के बीच है, एक तो पापुआ आइस द्वीप है, न्यू गिनी है, और ऑस्ट्रेलिया के बीच है, ठीक है, टॉरस जल संधि। देखो न्यू गिनी जो है विश्व का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, ये दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, कहाँ का, ऑस्ट्रेलिया का, यहाँ विश्व का, ठीक है, माफ कीजिए। बॉस जल संधि किन के बीच में है, बॉस जल संधि जो है ये ऑस्ट्रेलिया और तस्मानिया के बीच में, एक द्वीप पड़ा था ना, छोटा सा, देखा होगा आपने, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पे पड़ा था वो, ठीक है, इसके दक्षिण साइड में और पश्चिम साइड में, पूरब साइड में, ठीक है। अब देखो भाई यहाँ क्या लिख रखा है, टपकता है बाबा, ठीक है। अब देखो शीतोष्ण घास के मैदान, ठीक है, डाउन्स है आपका ऑस्ट्रेलिया में, वेल्ड है आपका अफ्रीका में, पंपास है दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना में, पेरिस है उत्तरी अमेरिका में। उसके अलावा लंबाई के अनुसार पर्वत श्रृंखला देखें तो सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला किसकी है, एंडीज है, ये कहाँ है, दक्षिणी अमेरिका, ठीक है। रॉकीज उत्तरी अमेरिका, हिमालय एशिया में है, ठीक है, हिमालय कितने नंबर पे, तीसरे, और चौथे नंबर पे ग्रेट डिवाइड रेंज, ये आपको पता है ये कहाँ है, ऑस्ट्रेलिया में, अभी मैंने बताया, ठीक है। चलिए भाई अब इतिहास वाला पोर्शन आ गया है, ठीक है। अब देखो इतिहास में हमने दो लोगों के बारे में पढ़ लिया था, एक हमने ऐबक को पढ़ लिया था और दूसरा हमने इसका जो दामाद था, कौन, इल्तुमिश, जो पहला वास्तविक सुल्तान था, जो पहला सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में हमने पढ़ लिया था। अब आज हम पढ़ने वाले हैं जो इल्तुमिश था उनकी बेटी है रजिया सुल्तान, उनके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। कब से कब तक रहता है इनका कार्यकाल, ठीक है, इनका कार्यकाल रहता है 1236 से लेकर 1240 तक, और गुलाम वंश का रहता है 1206 से लेकर 1290 तक। देखो जो ये रजिया सुल्तान है ना, ये किसकी बेटी है, इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है, इल्तुतमिश की बेटी है, ठीक है। अब ध्यान रखना यहाँ नमाज के वक्त, ठीक है, अब क्या होता है कि कहानी कुछ इस तरीके से, जो रजिया सुल्तान को ही इसके पापा क्या बोलते हैं कि बोलते हैं, अनाउंस करते हैं वहां पर जब जिंदा रहते हैं कि जब भी मेरी मृत्यु होगी तो जो मेरी बेटी होगी वो क्या बनेगी, उत्तराधिकारी होगी, ठीक है, यहाँ की शासिका होगी। लेकिन जो इसका भाई रहता है बैराम शाह, ठीक है, रुकनुद्दीन फिरोज करके भी उसका नाम रहता है, और बैराम शाह ही हुआ है, ठीक है, बैराम शाह भी बोलते हैं उसको, ठीक है। तो वो क्या करता है, गद्दी पे बैठ जाता है, अपनी बहन को बोलता है कि तू रहने दे भाई, तेरा बस का नहीं है, ठीक है, तू लड़की है, तू क्या संभालेगी, ठीक है। लेकिन ये क्या करती है, जब नमाज के वक्त क्या करती है, एक दिन लाल कपड़े पहनकर दिल्ली की जनता के पास जाती है और उनसे अपील करती है कि आप ही मेरे को सत्ता तक पहुंचा सकते हैं, ठीक है। अब देखो इल्तुतमिश ने तो ऐसा बोला नहीं, छुपा के तो बोला नहीं होगा कि अपनी बीवी से बोल दिया कि भाई में ये होगी शासिका, उसने तो सबके सामने बोला, जनता के सामने बोला होगा, तब उसको वो बात ध्यान आई, किसको, रजिया को, कि क्यों ना मैं दिल्ली की जनता के पास जाऊं
ठीक है, और उनसे बोलूं कि पापा ने ऐसा बोला था और आज मेरा भाई क्या कर रहा है, शासन पर बैठ रहा है। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने इसका साथ दिया और इसे सत्ता तक पहुंचाया। ठीक है, अंततः यह जनता की मदद से गद्दी पर बैठती है। ठीक है, और यह दरबार में क्या करती है, मर्दों के कपड़े पहनकर आती है। ठीक है, और जो बात सारी दिल्ली वालों को, जो भी उस टाइम की जनता थी, वहां के लोगों के, वहां के सरदारों को, दल 40 का दल था, उनको भी खटकती है। ठीक है, अब देखो क्या होता है, बाकी सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन कुछ समय बाद क्या होता है, इसके फीलिंग इमोशन जाग जाते हैं। ठीक है, कुछ समय बाद इसका जो अफेयर होता है, ठीक है, वो अपने शाही अश्वशाला के मंत्री याकूत खां, ठीक है, क्या है, याकूत खां है, एक शख्स है, ठीक है, जो क्या करता था, जो अश्वशाला का मंत्री था। ठीक है, अश्वशाला का मंत्री था, और अश्वशाला के पद को बोला जाता था अमीर एक आखुर। ठीक है, अब ये बेचारी जाती होगी ना, सुबह सुबह रिहर्सल करते करते हैं, जैसे आज की डेट में जिम जाते हैं, तो उस टाइम पे सुबह सुबह घोड़े पे चढ़ के अपनी मॉर्निंग वॉक करके आती थी। तो सुबह सुबह ये जाती होगी और इसकी मदद लेती होगी। ठीक है, कि बेटा भाई मेरे को घोड़े पे कैसे चढ़ना है, कैसे बैठना है, तो जाग गई होगी। ठीक है, फीलिंग फीलिंग हो गई होगी। ठीक है, फीलिंग अटैचमेंट हो गया होगा इनका। ठीक है, अब हो गया तो इनका क्या चलने लग गया, अफेयर चलने लग गया। ठीक है, ये है रजिया सुल्तान। ठीक है, द फर्स्ट एंड लास्ट वुमेन सुल्तान ऑफ दिल्ली। ठीक है, तो ये है रजिया सुल्तान। ठीक है, फिर ध्यान से देख लेना आप। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, अब देखो चलता रहता है, चक्कर चलता रहता है। ठीक है, दिल्ली की जनता को ये चीज खटकती है, और दल चालीसा के सरदारों को भी खटकती है, उसके भाई को तो खटकेगी। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, अल्तुनिया का विद्रोह होता है। ठीक है, ये अल्तुनिया क्या है, ये पंजाब में एक जगह पड़ती है भटिंडा, वहां का ये गवर्नर है बंदा, अल्तुनिया। ठीक है, इसका विरोध क्या करता है, 1240 में ये क्या कर देता है, वहां विद्रोह कर देता है। ठीक है, विद्रोह कर देता है राज्य के खिलाफ। ठीक है, कि मैं यहाँ का क्या हूँ, मैं भटिंडा का क्या हूँ, स्वतंत्र वो गवर्नर हूँ, शासक हूँ। ठीक है, अब देखो 1240 में भटिंडा का जो गवर्नर है अल्तुनिया विद्रोह कर लेता है, जिसके दमन के लिए दिल्ली शासिका रजिया सुल्तान व उसका प्रेमी याकूत खां जाते हैं। ठीक है, अब ये अपने, अब देखो याकूत खां के ऊपर इसे ट्रस्ट था कि ये कर लेगा, बढ़िया से लड़ेगा, ये इसको किसको ले जाती है, याकूत खां को अलग ले जाती है। ठीक है, लेकिन पर जो नियति थी उसको कुछ और ही मंजूर था, और युद्ध में याकूत खां की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। ठीक है, लड़ते लड़ते बेचारा क्या हो जाता है, अपनी प्रेमिका के चक्कर में अपने जान गंवा देता है। ठीक है, फिर अल्तुनिया रजिया से कहता है, ठीक है, रजिया को नहीं मारता ये बंदा, क्योंकि इसको पता था कि मैं अब गोटी खेलूंगा एक तकड़ी वाली। ठीक है, ये बोलता है कि बाबू आपके पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मुझसे शादी कर लो, या मृत्यु दंड के लिए तुम तैयार रहो। ठीक है, अब क्या होता है, फिर जो रजिया होती है वो थोड़ा सोचती है कि यार जान है तो जहान है, मतलब। ठीक है, तो ये फिर रजिया सोचती है कि मृत्यु से बेहतर तो इससे शादी करना ही है, और वो शादी के लिए हाँ कर देती है। ठीक है, परंतु जब रजिया वो अल्तुनिया वापस दिल्ली को आ रहे होते हैं, तो क्या होता है, रजिया का जल्लाद भाई जो बैराम सा है, वो दल चालीसा को भेजकर इन दोनों की क्या करवा देता है, हत्या करवा देता है, और खुद दिल्ली की गद्दी पर 1240 में बैठ जाता है। ठीक है, तो यानी कि इसका जो 4 साल का टाइम पीरियड रहा, उसका किस्सा खत्म। ठीक है, तो ये हल्की सी कहानी थी किसके बारे में, रजिया सुल्तान के बारे में। ठीक है, आप लोग एक गाना भी सुनते होंगे, ठीक है, कि रजिया गुंडों में फंस गए, तो रजिया गुंडों में नहीं फंसती, रजिया वो दल चालीसा का जो संगठन है, जो 40 सरदारों का संगठन है, उसमें फंस जाती है। ठीक है, और वही उसकी हत्या कर लेते हैं। चलिए, अब अल्मोड़ा जिला आ गया भाई। ठीक है, अल्मोड़ा जिले के बारे में भी हम जान लेते हैं। ठीक है, अब देखो जो अल्मोड़ा जिला है, इसका जो क्षेत्रफल है वो 3144 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसको ही, इसके जो उपनाम है वो भांडेश्वर बाल मिठाई का घर, इसी को बोला जाता है। ताम्र नगरी आपसे पूछा जाता है कि ताम्र नगरी किसे बोला जाता है, तो किसको बोला जाता है, अल्मोड़ा को भी बोला जाता है। मंदिरों की नगरी द्वाराहाट, इसे ही बोला जाता है। ये जिला कब बना, 1839 में बनता है। जनसंख्या यहाँ की 6,22,506 है। साक्षरता दर की बात करें तो 70.12% है, और ताल की बात करें तो यहाँ एकमात्र ताल है ताड़ग ताल। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो, ठीक है, तो देखो पिथौरागढ़ में था तो अस्कोट, ठीक है, और यहाँ पर कौन है, विंसर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है, और अगर बात करें राष्ट्रीय राजमार्ग की, तो यहाँ पे NH87 है। ठीक है, नदी यहाँ एक है पश्चिमी रामगंगा, ये आप देख सकते हो कौन सा, अल्मोड़ा का मैप। ठीक है,
इनको आप देख सकते हो कौन कौन सा लगा है। एक साइड से बागेश्वर लगा है, इधर से ये जो पूरब वाली साइड है यहाँ से पिथौरागढ़ लगा है, नीचे से चंपावत लगा है, इधर से नैनीताल लगा है, ठीक है। इधर से आपका गढ़वाल, टिहरी गढ़वाल लगा है और इधर से चमोली लगा हुआ है, ठीक है। अब देखें, इधर देखिए तहसील की बात करें, 12 तहसील है। अल्मोड़ा है, अल्मोड़ा है, भिकियासैंण है, रानीखेत है, थूलछीना है, सियालदे है, जयंती है, भनोली है, द्वाराहाट है, सामेश्वर है, चौखटी है, सल्ट है, लमगाड़ा है। विकासखंड 11 है, ताड़ीखेत, भिकियासैंण, ताकुला, धौला देवी, सियालदे, हवालाबाग, भोसिया छीना, द्वाराहाट, चौखटिया, सल्ट, लामागाड़ा, ठीक है। प्रसिद्ध क्यों है? प्रसिद्ध मंदिर कौन से है? द्वाराहाट मंदिरों का समूह है, दूनगिरी मंदिर है, बिनसर महादेव का मंदिर है, ठीक है, बिरनेश्वर का है, शीतला देवी का मंदिर है, नागेश्वर ज्योतिर्लिंग है, नंदा देवी यही है, ठीक है। नंदा देवी पर्वत भले चमोली में है, लेकिन नंदा देवी का मंदिर आप ध्यान रखना कि ये कहाँ है? अल्मोड़ा में है। पर्वतेश्वर, गोलू देवता, केसर, कट्टारमल, ये मंदिर तो आप बिल्कुल भाई ध्यान रखना। दूसरा सूर्य का मंदिर यही है, ठीक है, इंडिया में। एक तो कहाँ है? एक तो उड़ीसा में है, कोणार्क सूर्य मंदिर, जिसे क्या बोलते हैं? ब्लैक पेंगोडा भी बोलते हैं, ठीक है। वो किसने किया था उसका निर्माण? अगर आपको पता है तो नरसिंह देव फर्स्ट ने किया था, ठीक है। उसके अलावा चितई मंदिर, जागेश्वर मंदिर, ठीक है, सोमनाथ मंदिर, विभांडेश्वर मंदिर, ठीक है। ये सारे के सारे मंदिर कहाँ हैं? आपके अल्मोड़ा में। मेले भी ध्यान रखना। ये वो कंटेंट है जो आपके लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा, ठीक है। गोलजू मेला है, सियालदे मेला है, बिखोती है, सालम रंग मेला है, श्रावणी मेला अल्मोड़ा में होता है, नंदा देवी मंदिर है मेला का यहाँ पर होता है, ठीक है। शहीद दिवस मेला यहाँ होता है, दशहरा मेला यहाँ होता है, ठीक है। पर्यटक स्थल यहाँ द्वाराहाट है, चौखटिया है, अल्मोड़ा, बिनसर, शीतला खेत, दूनागिरी, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई भारतीय राजनीति की। पॉलिटी का टॉपिक आ गया, ठीक है। और हम पढ़ रहे हैं इसमें ब्रह्म समाज को, ठीक है। देखो ब्रह्म समाज का क्या होता है? स्थापना इसकी होती है 20 अगस्त 1828 को। कब होती है? 20 अगस्त 1828 के, ठीक है। संस्थापक कौन है? संस्थापक है राजा राम मोहन राय, ठीक है। कहाँ की? इन्होंने कलकत्ता में की। उद्देश्य क्या था? जो तत्कालीन हिंदू समाज में कुरीतियां फैली हुई थी, ठीक है, उनको समाप्त करना था, ठीक है। कैसी कुरीतियां थी? सती प्रथा थी, जातिवाद था, अस्पृश्यता थी, बहुविवाह था, ठीक है। ये सारी प्रथाएं, जो कुप्रथाएं, ये हमारे इंडिया में थी, ठीक है। उसके अलावा राजा राम मोहन राय को भारत के पुनर्जागरण का जनक माना जाता है, ठीक है। एक प्रश्न आप यहाँ पर नोट कर देना, ठीक है। उसके अलावा देखो ये कुछ पूछे चाहे, एक तो ये ब्रह्म समाज का संस्थापक, स्थापना, भारत के पुनर्जागरण का जनक, ठीक है। अब ये ब्रह्म समाज द्वारा मूर्ति पूजा का विरोध किया गया। एक ईश्वरवाद का समर्थन करते हुए ब्रह्म समाज ने धर्मों की आपसी एकता का सिद्धांत दिया, ठीक है। उसके अलावा राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध ऐतिहासिक आंदोलन किया और इनके प्रयासों से ही तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंग, ये ध्यान रखना, ठीक है, विलियम बेंटिंग ने 1829 में, ठीक है, ये डेट भी आप ध्यान रखना, ठीक है, में क्या किया? सती प्रथा का क्या किया? अंत किया, ठीक है। और ये विलियम बेंटिंग ही भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था, ठीक है। अगर देखो प्रथम, भारत के प्रथम गवर्नर की बात करें तो वारेन हेस्टिंग्स, ठीक है। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल की बात करें, ठीक है, तो वो विलियम बेंटिंग, ठीक है। और अगर भारत के प्रथम वायसराय की बात करें तो वो है लॉर्ड कैनिंग, ठीक है। उसके अलावा 1821 में नेपलस क्रांति का संबंध 1821 की नेपलस क्रांति का संबंध किससे है? राजा राममोहन राय से है। इन्हें आधुनिक बंगाल गद्य का जनक भी माना जाता है, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने, ये ध्यान रखना, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने इन्हें युगदूत की उपाधि दी, ठीक है। उसके अलावा ये अकबर द्वितीय कहीं काम आए या ना आए, ठीक है, लेकिन एक जगह ये काम आया, ठीक है, आएगा कि इन्हें राजा राम मोहन राय है ना, ठीक है, तो इन्हें राजा की उपाधि जो दी थी वो अकबर द्वितीय ने दी थी, ठीक है, अकबर द्वितीय ने दी थी। उसके अलावा एक शख्स और हैं देवेंद्र नाथ टैगोर, ठीक है, 1843 में इनके हाथ में नेतृत्व चले जाता है, ठीक है। उसके बाद 1839 में, ठीक है, इनके द्वारा क्या किया जाता है? तत्वबोधिनी सभा का गठन किया जाता है। 1865 में केशव चंद्र सेन
वो देवेंद्रनाथ टैगोर में ब्रह्म समाज के विचारों को लेकर मतलब अनबन हो जाती है इन दोनों के बीच में, ठीक है। केशव चंद्र सेन भी इन्हीं का सदस्य था, इसी ब्रह्म समाज का, और इन दोनों के बीच थोड़ा सा झड़प हो जाती है विचारों को लेकर, ठीक है। तो जो एक सेन साहब हैं ये अलग हो जाते हैं ब्रह्म समाज से और आदि समाज की क्या कर देते हैं, स्थापना कर लेते हैं। आदि ब्रह्म समाज की क्या कर लेते हैं, स्थापना कर लेते हैं। उसके अलावा ये सारी जो चीजें है ना, ये सब चीज आत्मीय सभा, ये सब 1814-15 में वेदांत कॉलेज, ये सब किसने करवाया है, हिंदू कॉलेज, वेदांत कॉलेज, ये सारा का सारा काम है राजा राम मोहन राय का, ठीक है। प्रमुख पत्र पत्रिकाएं भी उनकी टाइम की, संवाद कौमुदी बांग्ला भाषा में, मिरातुल्लाह अखबार फारसी भाषा में, भरम कोरिकल अंग्रेजी भाषा में, सारा क्रेडिट जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात देखें आर्य समाज की, ठीक है, आर्य समाज के संस्थापक हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, ये नाम आपने ध्यान रखना है, ठीक है। और कब करते हैं, 1875 में करते हैं, 1875 में करते हैं, जिनका मूल नाम क्या है, मूल शंकर है, ठीक है। उसके अलावा कहाँ करते हैं, मुख्यालय कहाँ है इनका, लाहौर में है, ठीक है। नारा क्या दिया इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया, वेदों की ओर लौटो। दयानंद सरस्वती को का नाम ही नाम दयानंद सरस्वती को यह नाम स्वामी बिरजानंद ने दिया, ठीक है। किसने दिया, पहले तो इनका नाम क्या था, मूल शंकर था, लेकिन जो ये नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती, यह नाम इनको किसने दिया, स्वामी बिरजानंद ने दिया, ठीक है। स्वामी दयानंद सरस्वती को बचपन का नाम, जिनके गुरु का नाम स्वामी बिरजानंद था, ठीक है, ठीक है। उसके अलावा स्वामी दयानंद सरस्वती ने मूर्ति पूजा, बहुउद्देश्य, अवतारवाद, पशु बलि, झूठ और कर्मकांड आदि का क्या किया, विरोध किया। उसके अलावा इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश, ठीक है, इस पुस्तक को ध्यान रखना, सत्यार्थ प्रकाश किसकी है, स्वामी दयानंद सरस्वती की है, जो कि किस भाषा में लिखी गई, हिंदी भाषा में। दयानंद सरस्वती द्वारा चलाए गए आंदोलन को क्या बोलते हैं, शुद्धि आंदोलन कहते हैं, क्या बोलते हैं, शुद्धि आंदोलन कहते हैं। दयानंद सरस्वती को क्या बोला जाता है, भारत का मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है, मार्टिन लूथर किंग बोला जाता है, ठीक है। लाला हंसराज क्या थे, अंग्रेजी के समर्थक थे, और 1886 में ये इन्होंने क्या की, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज की क्या की, स्थापना की, ठीक है, जिसको आज आप डीएवी बोलते हैं ना, डीएवी, तो ये किसकी देन है, ये लाला हंसराज की देन है, ठीक है। चलिए, उसके अलावा प्रार्थना समाज को देख लीजिए। प्रार्थना समाज की स्थापना 1867 में होती है, और इसकी स्थापना कौन करते हैं, आत्मा राम पंडुरंग, ठीक है। उसके अलावा आर्य महिला समाज की कौन करती है, पंडित रमाबाई। उसके अलावा आप देखिए रामकृष्ण मिशन, ठीक है, 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की गई थी, ठीक है। 1896 में रामकृष्ण मिशन का गठन किया गया था, ठीक है, जिसके प्रयासों से रामकृष्ण मिशन की क्या हुई, स्थापना हुई, कब, 1897 में, ठीक है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना कहाँ हुई थी, वेलूर, कहाँ पड़ता है, कोलकाता में हुई थी। उसके अलावा आप लोग देखें, रामकृष्ण आंदोलन के मुख्य प्रेरक स्वामी रामकृष्ण के प्रचार प्रसार का श्रेय उनके शिष्य किसको जाता है, स्वामी विवेकानंद जी को जाता है, और जिन्होंने क्या क्या दिया था, जिन्होंने एक यादगार स्पीच दी थी, कहाँ, 1893 में, कहाँ, शिकागो में, ठीक है, जहां धर्म सम्मेलन चल रहा था, विश्व धर्म सम्मेलन में, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण दिवस के अंदर। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं जनवरी मंथ की। 9 जनवरी को मनाया जाता है दोस्तों प्रवासी भारतीय दिवस, क्योंकि 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, जो गांधी जी हैं वो क्या लौटे थे, भारत लौटे थे दक्षिण अफ्रीका से। उसके अलावा 10 जनवरी को मनाया जाता है विश्व हिंदी दिवस, ठीक है। और अगर बात करें हिंदी दिवस, राष्ट्रीय हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को, ठीक है। उसके अलावा बात करें 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है, ठीक है, क्योंकि 12 जनवरी को किसका बर्थडे आता है, तो ये आता है स्वामी विवेकानंद जी का, ठीक है। 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है, भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। 23 जनवरी को मनाया जाता है पराक्रम दिवस, ठीक है। इस दिन किसका बर्थडे आता है, नेताजी का बर्थडे आता है, ठीक है। कौन नेताजी, सुभाष चंद्र बोस जी, ठीक है। उसके अलावा 24 जनवरी को मनाया जाता है राष्ट्रीय बालिका दिवस, ठीक है। 25 जनवरी को मनाया जाता है
राष्ट्रीय मतदाता दिवस, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को ही क्या हुआ था, किसकी स्थापना हुई थी, निर्वाचन आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, उसके अलावा बात करें 30 जनवरी को मनाया जाता है शहीद दिवस। ठीक है, अब बात करते हैं फरवरी के महत्वपूर्ण दिवस के बारे में। ठीक है, अब देखो भाई यहाँ वो नहीं आएंगे, रोज डे प्रपोज डे नहीं आएंगे, यहाँ कुछ और ही आएगा, ध्यान रखना। 2 फरवरी को मनाया जाता है विश्व आर्द्र भूमि दिवस। ठीक है, उसके अलावा 4 फरवरी को मनाया जाता है विश्व कैंसर दिवस। 7 फरवरी को मनाया जाता है, ठीक है, 7 फरवरी को मनाया जाता है सुरक्षित इंटरनेट दिवस। ठीक है, 12 फरवरी को डार्विन दिवस। 13 फरवरी को विश्व रेडियो दिवस। ठीक है, 14 फरवरी को वैलेंटाइन दिवस। ठीक है, और 15 फरवरी को एकल जागरूकता दिवस। ठीक है, और 21 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। ठीक है, और 27 फरवरी को विश्व एनजीओ दिवस। ठीक है, उसके अलावा मार्च के महत्वपूर्ण दिवसों के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है, आप एक चीज आप निश्चित मानी, ठीक है, आप लोग ना देखो बूंद बूंद से ही घड़ा भरना है, ये चीज आप लोग निश्चित मानिए। ठीक है, आपको ये चीज अच्छे से पता है और मुझसे ज्यादा पता है कि एक ना एक पर्सन है ना, ठीक है, वो आपका टपक नहीं है इन दिनों से। ठीक है, और वो किसी भी मंथ का बन सकता है। ठीक है, जनवरी का टपके तो अच्छी बात है, फरवरी का टपके तो अच्छी बात है, मार्च किसी का भी टपक सकता है। इसलिए हमको 12 के 12 महीनों के जो महत्वपूर्ण दिवस है ना उनको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, और ऐसे करके हमें अपना एक एक नंबर स्टेप वाइज हमें चढ़ना पड़ेगा अपने सिलेक्शन के लिए, आप मान लीजिए। ठीक है, मार्च की बात करते हैं, और मार्च में आप लोग देखिए शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है 1 मार्च को। ठीक है, 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। 20 मार्च को मनाया जाता है विश्व गौरैया दिवस। ठीक है, पक्षी है। ठीक है, उसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, उसके अलावा 21 मार्च को विश्व कविता दिवस, विश्व वानिकी दिवस। ठीक है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस। 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 24 मार्च को विश्व टीबी दिवस। 27 मार्च को विश्व रंगमंच दिवस। ठीक है, अब देखो, अब बात करते हैं उत्तराखंड और देश की जनसंख्या के 2011 के आंकड़ों के बारे में। ठीक है, सबसे पहले अगर हम भारत का देखें, भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें, तो यहाँ की जो जनसंख्या है वो कितनी है, 121 करोड़ है। ठीक है, 2011 के आंकड़ों की हम बात करें, जिसमें पुरुषों का परसेंटेज कितना है, 51.47% है, और महिलाओं का 48.53 है। अगर हम वहीं उत्तराखंड का देखें, तो उत्तराखंड की जो टोटल जनसंख्या है वो कितना है, 1,86,292 है। ठीक है, उसके अलावा पुरुषों की संख्या यहाँ उत्तराखंड में कितनी, 51,37,000 है। ठीक है, 1,773 है, जो कितना परसेंटेज है, 50.93% है। ठीक है, उसके अलावा महिलाओं की संख्या कितनी है, 49,48,000 है, 1,519 है, और कितना परसेंटेज है, 49.07% है। ठीक है, उसके अलावा बात करें तो विश्व में भारत का कौन सा स्थान है जनसंख्या मामले में, तो दूसरा है। ठीक है, और प्रतिशत के मामले में देखें तो 17.5% है। ठीक है, वो जिन 17% के लिए रहने के लिए हमारे पास कितनी है, 2.46% ही भूमि है। ठीक है, देश में अगर हम बात करें तो हमारा 20वां स्थान है उत्तराखंड का। प्रतिशत की बात करें तो 0.83% है। ठीक है, क्षेत्रफल के मामले में हमारा जो क्या है, जो भारत है उसका 7वां स्थान है। ठीक है, और प्रतिशत के मामले में 2.6% है। ठीक है, 32,87,263 यहाँ का क्षेत्रफल है। क्षेत्रफल की बात करें हम उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड का क्षेत्रफल है 53,483 किलोमीटर स्क्वायर, 19वां राज्य है। ठीक है, बड़ा क्षेत्रफल के मामले में। ठीक है, परसेंट की बात करें तो 1.69%। ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर कितनी है, 17.7% है। ठीक है, और यहाँ की कितनी है, 2001 के मुकाबले की बात कर रहे हैं। ठीक है, 18.80% है। ठीक है, सबसे ज्यादा वृद्धि कहाँ हुई, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और बिहार में। और इधर कहाँ हुई,
बिरदी उधम सिंह नगर और हरिद्वार में, ठीक है, कमी नागालैंड, ठीक है, और केरल और गोवा में, और यहाँ कमी कहाँ हुई, पौड़ी और अल्मोड़ा में। अगर हम बात करें जनसंख्या घनत्व की, तो कितना है जनसंख्या घनत्व हमारे देश का, 382 प्रति वर्ग किमी, ठीक है, यानी आप समझते हो वर्ग प्रति वर्ग, यानी कि जो ये 382 लोग हैं, समझना आप, ठीक है, ये 382 लोग हैं, ये क्या रहते हैं, 1 किलोमीटर, ठीक है, 1 किलोमीटर लंबा और 1 किलोमीटर चौड़े, यानी कि 382 लोग कहां रह रहे हैं, 1 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर रह रहे हैं, ये है इससे तात्पर्य, ठीक है। और उत्तराखंड की बात करें, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में कितने लोग रह रहे हैं, 189 लोग रह रहे हैं, ठीक है। सबसे अधिक अगर बात करें तो कहाँ है, हरिद्वार का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है, उसके बाद उधम सिंह नगर का है, उसके बाद देहरादून का है। कम की बात करें तो उत्तरकाशी, ठीक है, और चमोली और पिथौरागढ़, ठीक है। और यहाँ अगर हम बात कम में देखें तो अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, सिक्किम। अधिक में देखें बिहार, पश्चिम बंगाल, केरल, ठीक है। जनसंख्या कहाँ कहाँ की अधिक है, यूपी की है, महाराष्ट्र है, बिहार है, पश्चिम बंगाल है। और अधिक उत्तराखंड में देखें तो जनसंख्या सबसे ज्यादा कहाँ की है, हरिद्वार की है, देहरादून की है, उधम सिंह नगर की है, ठीक है। कम कहाँ की है, रुद्रप्रयाग, चंपावत और बागेश्वर। और इधर भारत में कहाँ की कम है, सिक्किम की कम है, मिजोरम की कम है, अरुणाचल प्रदेश की, ठीक है। साक्षरता की बात करें भारत की तो 72% है, सबसे अधिक किसकी है, केरल की है। उत्तराखंड की बात करें तो 78.5 है, सबसे अधिक किसकी है, देहरादून की है। सबसे कम किसकी, उधम सिंह नगर की है। अगर हम यहाँ बात करें साक्षरता कहाँ की कम है, बिहार की है। लिंगानुपात की बात करें तो भारत का 942 है, तो उत्तराखंड का 963 है। सबसे ज्यादा पढ़े लिखे लोग कहाँ हैं, केरल में हैं, ठीक है। और अगर हम यहाँ की बात करें उत्तराखंड की, तो यहाँ कहाँ है, यहाँ आपका अल्मोड़ा में है, ठीक है। कम कहाँ है, सबसे हरिद्वार में है। और देश में बात करें तो हरियाणा में है, ठीक है। शिशु लिंगानुपात सबसे कम क्या है, हरियाणा और पंजाब में है। अधिक आपका अरुणाचल प्रदेश में है, ठीक है। और अगर हम बात करें शिशु लिंगानुपात की, तो कहाँ है, कम सबसे हरिद्वार में है, ज्यादा अल्मोड़ा में, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं भाई कांग्रेस के महत्वपूर्ण अधिवेशन के बारे में, ठीक है। यहां से भी प्रश्न बनते हैं, ठीक है, तो ध्यान देना आप। सबसे पहले आप देखिए पहला अधिवेशन, कांग्रेस का पहला अधिवेशन होता है 1885 में, 1885 में होता है, बंबई में होता है। और कौन इसकी अध्यक्षता करते हैं, व्योमेश चंद्र बनर्जी, ठीक है। संस्थापक कौन है, एओ हुम है। किसके कार्यकाल में होती है, ये भी पूछा जाता है, तो लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में। उसके अलावा कौन सा इंपॉर्टेंट है, मद्रास वाला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ कौन अध्यक्षता करते हैं, बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं, ठीक है। ये क्या है, पहले मुस्लिम अध्यक्ष है। उसके बाद चौथा कहाँ होता है, इलाहाबाद में होता है। कौन करते हैं, जॉर्ज यूले, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, ये भी आपने ध्यान रखना। 1896 में कलकत्ता में होता है। रहीमतुल्ला क्या है, इसके अध्यक्ष रहते हैं। और वंदे मातरम, खास बात क्या होती है, वंदे मातरम पहली बार गाया जाता है। उसके बाद आप सीधे आए 1907 का सूरत अधिवेशन। इसे कौन करता है, रास बिहारी बोस करते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, कांग्रेस का गरम दल और नरम दल में क्या हो जाता है, टूट जाता है, ठीक है। जो कांग्रेस संगठन है वो गरम दल और नरम दल में टूट जाता है, ठीक है। 1911 का करता है विशन नारायण धरजी करते हैं। और इस बार क्या होता है, राष्ट्रगान पहली बार गाया जाता है, ठीक है। और यही वो टाइम रहता है 1911 में ही दोस्तों क्या होता है, राष्ट्रगान पहली बार गाया जाता है। और उसके साथ साथ जो राजधानी है वो कहाँ लाई जाती है, भारत की कोलकाता से दिल्ली लाई जाती है, ठीक है। और इसी टाइम पे जो इंग्लैंड के सम्राट कौन थे, जॉर्ज पंचम, और उनकी बीवी कौन, मैरी, भारत आती है, ठीक है। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन होता है, जिसमें अंबिका चरण मजूमदार क्या करवाते हैं, अध्यक्षता करते हैं। और नरम दल और गरम दल का क्या कराते हैं, मिलन कराते हैं, ठीक है। उसके अलावा 1917 में कलकत्ता में होता है अधिवेशन। और कौन इसकी अध्यक्षता करती है, एनी बेसेंट करती है, जो कहां से आई थी, आयरलैंड से आई थी, एक आयरिश महिला थी, ठीक है। और ये क्या है, पहली महिला अध्यक्ष है कांग्रेस की, ठीक है। उसके बाद ये गांधी जी वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे इंपॉर्टेंट सारे ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1924 में क्या करता है, गांधी जी करते हैं
वेलगांव कर्नाटक में अधिवेशन करते हैं। कौन करते हैं? महात्मा गांधी करते हैं, ठीक है। उसके बाद कानपुर अधिवेशन होता है, कौन करती है? सरोजिनी नायडू करती है, पहली महिला अध्यक्ष, ठीक है, पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, ठीक है। 1929 में लाहौर अधिवेशन होता है, नेहरू जी करते हैं, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। 1931 सरदार वल्लभ भाई पटेल कराची में होता है, महात्मा गांधी को इसी अधिवेशन में क्या किए जाते हैं? काले झंडे दिखाए जाते हैं, ठीक है। 1938 में क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि एक समझौता होता है, कौन सा? गांधी इरविन समझौता होता है, और जिसमें जो महात्मा गांधी है वो किसकी बात नहीं रखते हैं? भगत सिंह की फांसी की रोकने की बात नहीं करते हैं, तो इसलिए इनको क्या दिखाए जाते हैं? नाराज रहती है जनता और इनको काले झंडे वहां दिखाए जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा 1938 में हरिपुरा अधिवेशन होता है, ठीक है। और हरिपुरा में क्या होता है? सुभाष चंद्र बोस जी क्या करते हैं? कांग्रेस की अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। उसके बाद 1939 में त्रिपुरी संकट होता है, ठीक है, क्योंकि गांधी जी नहीं चाहते हैं कि सुभाष चंद्र जी बोस जी जो क्या है वो अध्यक्ष बने। वो किसको चाहते हैं? पट्टाभी सीतारमण को चाहते हैं, ठीक है। तो उनको चाहते हैं, इनको नहीं चाहते हैं, तो ये क्या करते हैं? छोड़ देते हैं और चले जाते हैं। और 1939 में आप ध्यान रखना, जो सुभाष चंद्र बोस जी हैं ये क्या करते हैं? फॉरवर्ड ब्लॉक की क्या करते हैं? स्थापना करते हैं, ठीक है। 1948 में आजादी के बाद का है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जयपुर अधिवेशन होता है, पट्टाभी सीतारमण करते हैं, ठीक है। उसके बाद उत्तराखंड में प्रथम, ठीक है, उत्तराखंड में प्रथम, ये यहां से मैंने बोला ना, एक तो वर्तमान से पूछेगा और एक किससे पूछेगा? प्रथम से, कि उत्तराखंड में प्रथम कौन क्या था, वहां से प्रश्न आता है। तो आप लोग एक नंबर यहां से और अपना पक्का समझ लीजिए, ठीक है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता कौन है? भवानी दत्त जोशी है। प्रथम रेमने पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? चंडी प्रसाद भट्ट है, 1982 में करते हैं। और किस चीज के लिए करते हैं? पर्यावरण के क्षेत्र में, ठीक है। दीपा जोशी 2009 में प्राप्त करती है, समाज सेवा के लिए, ठीक है। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता कौन है? जीबी पंत, ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, 1957 में इसे मिलता है। और यही क्या होते हैं? सूबे के यानी उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री यही रहते हैं, ठीक है, 1947 में बनते हैं। उसके अलावा पद्म भूषण पुरस्कार कमलेंदु मती शाह को मिलता है, कब मिलता है? समाज सेवा के लिए मिलता है, 1958 में। प्रथम पद्म विभूषण प्राप्त करता कौन है? घनानंद पांडे हैं, 1958 में। प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन है? कंचन चौधरी भट्टाचार्य, ठीक है, ये देश की भी पहली और उत्तराखंड की भी पहली है। प्रथम महिला IAS ये कौन है? ज्योतिराव पांडे। उसके अलावा प्रथम महिला मेजर, ठीक है, मेहर, ठीक है, कौन है? माया टमटा। उसके अलावा राज्य महिला आयोग की प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर संतोष चौहान, ठीक है। उसके अलावा राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम महिला सदस्य कौन है? सुधा पांडे। उसके अलावा राज्य विधानसभा की प्रथम उपाध्यक्ष कौन है? विजय बर्तवाल, ठीक है। स्वतंत्रता संग्राम में जेल जाने वाली प्रथम महिला, तो ये आप है विष्णु देवी शाह, ठीक है। राज्य से प्रथम महिला सांसद कौन है? कमलेंदुमती शाह, ठीक है। राज्य गठन के बाद पहली महिला सांसद, ठीक है, तो कौन है? माला राज लक्ष्मी शाह। उसके अलावा प्रथम महिला जागर गायिका बसंती बिष्ट, प्रथम महिला लोक गायिका कबूतरी देवी, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड की प्रथम महिला मेहर मनोरमा शर्मा डोबरियाल, एवरेस्ट पर चढ़ने वाली गढ़वाल क्षेत्र की पहली NCC कैडेट कौन है? नूतन वशिष्ठ, ठीक है। उत्तराखंड की प्रथम महिला कुलपति प्रोफेसर सुशीला डोभाल, ठीक है। इनकी आप स्क्रीनशॉट ले लेना, चाहे इनको नोट कर लेना, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट डाटा है, कंटेंट है, ये मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है, ठीक है। प्रथम महिला फिल्म निर्देशिका कौन है? शालिनी शाह है, ठीक है। प्रथम लोका आयुक्त कौन है? न्यायमूर्ति S राजा है, ठीक है। प्रथम मुख्य सूचना आयुक्त कौन है? RS टोलिया है। प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? दुर्गेश जोशी है। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष कौन है? प्रकाश पंत है। ये है अंतरिम विधानसभा की, ये ध्यान रखना, ठीक है, अंतरिम वाले, ठीक है। प्रथम निर्वाचित विधानसभा अध्यक्ष कौन है? यशपाल आर्य, ठीक है। उसके अलावा प्रथम लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? NP नवानी। इसे तो आप बिल्कुल
गांठ बांध लेना, ठीक है। प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन है? अशोक अभिंद्र देसाई। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल कौन है? GCM रावत, ठीक है। प्रथम एंग्लो इंडियन विधायक RV गार्डनर। प्रथम विक्टोरिया क्रॉस प्राप्तकर्ता कौन है? दरबान सिंह नेगी है। द्वितीय, ये कट रखा है यहाँ पे लेकिन क्या है, द्वितीय विक्टोरिया क्रॉस प्राप्त करता है गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। दरबान सिंह नेगी और गब्बर सिंह नेगी भाई भाई है, ध्यान रखना, आप ऐसे याद कर लेना, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम थल सेना अध्यक्ष कौन है? बिपिन चंद्र जोशी है, ठीक है। उत्तराखंड के प्रथम कुमानी फीचर फिल्म मेगा आ, ठीक है, के निर्देशक कौन है? निर्माता कौन है? श्री जीवन बिष्ट है। 1987 में इस फिल्म को ये बनाते हैं, ठीक है। उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली फीचर फिल्म कौन सी थी? जगवाल थी, ठीक है। 1984 में पाराशर गौड़ इसको बनाते हैं, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड में प्रथम वीरता पुरस्कार किसको मिलता है? हरीश राणा को मिलता है, जो कहाँ के? उत्तरकाशी के हैं, 2003 में, ठीक है। ये बहुत छोटे में, जब मैं छोटा था तो मैंने एक बार इनकी फोटो देखी थी अखबार में, ठीक है। 2003 के आसपास ही ये फोटो आई होगी, जितना मुझे थोड़ा सा धुंधला धुंधला याद है मुझे, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था कि इन्होंने शेर से शायद अपने भाई को बचाया था, कुछ ऐसी घटना हुई थी, ठीक है। और अदम्य साहस का इन्होंने क्या दिया था? परिचय दिया था, ठीक है। तो ये उस टाइम हाई स्कूल में हुआ करते थे ये हरीश राणा जी, ठीक है। मिलेंगे मुझे कहीं तो मैं जरूर मिलूंगा इनसे, ठीक है। प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार रस्किन बोर्ड 1982, ठीक है, 1992, ठीक है, ध्यान रखना। प्रथम हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको मिलता है? रस्किन बोर्ड को मिलता है, वो 1992 में मिलता है। दूसरा हिंदी साहित्य पुरस्कार किसको मिलता है? लीलाधर जगुड़ी जी को मिलता है 1997 में। प्रथम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको मिलता है? हंसा मंडराल को मिलता है 2001 में, ठीक है। उत्तराखंड के सर्वोच्च न्यायालय में पहले न्यायाधीश, ठीक है, तो ये कौन है? श्री प्रफुल्ल चंद्र पंत, ये आपने ध्यान रखना है, ठीक है। प्रथम पद्मश्री प्राप्तकर्ता छत्रपति जोशी, ठीक है। उसके अलावा प्रथम व्यक्ति जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेल में पदक प्राप्त किया, हरि सिंह 1958 में। प्रथम एवरेस्ट पर चढ़ने वाला व्यक्ति कौन है? हरीश चंद्र रावत, ठीक है। राज्य आंदोलन के दौरान गिरफ्तार होने वाली प्रथम महिला कौन है? तुलसी रावत। प्रथम समाचार पत्र संपादक, ठीक है, ये कौन है? सदानंद सनवाल, ठीक है। कब करते हैं? कब? 1870 में एक अखबार होता है, कौन सा? नहीं, 1871 में होता है। अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन कौन करता है? डिबेटिंग क्लब करता है, ठीक है। प्रथम भारत रत्न प्राप्त करता है, ये तो आपके हैं पंडित गोविंद बल्लभ पंत। प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करता है, ये है कौन है? सुमित्रा नंदन पंत जी हैं, कुमाऊं के हैं, ठीक है, जिनको गिरदा भी बोला जाता है। और कब? चिदम्बरा के लिए इन्हें मिलता है 1968 में। प्रथम अंग्रेज कमिश्नर एडवर्ड गार्डनर 1815। प्रथम व्यक्ति जिसने पृथक राज्य की मांग उठाई, PC जोशी। पहला सामाजिक संगठन अल्मोड़ा डिबेटिंग क्लब, ठीक है। प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करता भवानी दत्त जोशी। विकास खंड कितने हैं हमारे यहाँ पे? 95 है। सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला कौन सा है? पौड़ी है। और पौड़ी के साथ आप एक चीज और ध्यान रखना कि सबसे ज्यादा जिलों के साथ सीमा बनाने वाला भी ये क्या है? जिला है। 7 जिलों के साथ क्या बनाता है? सीमा बनाता है। राज्य कितने प्रतिशत भूभाग पर? 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है, तो लगभग कितने पे? 60% भाग पर है। उत्तराखंड में प्रथम गढ़वाली रचना गोरखा वाणी, ठीक है। जय माता दी की बोलो आप सभी लोग मेरे साथ, ठीक है। इतना इन प्रथम जितने भी व्यक्तित्व थे सबका हमने क्या कर दिया? निपटारा कर दिया। चलिए आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो कुछ गेम है, ठीक है, कुछ स्पोर्ट्स से रिलेटेड चीजें मैं आप लोगों के लिए लाया हूं। समर ओलंपिक की बात करते हैं। समर ओलंपिक 2021, ठीक है, जो ओलंपिक होने हैं वो कहाँ होंगे? जापान टोक्यो में होंगे। 2021 वाले कहाँ होंगे? टोक्यो में होंगे, ठीक है। उसके अलावा 16 वाले कहाँ हुए थे? रियो में हुए थे। 2016 कहाँ हुए थे? रियो में हुए थे, ठीक है। ये ध्यान रखना आप कहाँ हुए थे? रियो में हुए थे, ठीक है। उसके अलावा 2024 के कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे। कहाँ होंगे? पेरिस में होंगे, ठीक है। 2028 के क्या होंगे? लॉस एंजल्स में होंगे, ठीक है।
विंटर ओलंपिक की बात करें तो 2022 का कहाँ होना है, बीजिंग में होना है, और 26 का कहाँ होना है, मिलानो कॉर्टिना इटली में होना है, ठीक है। एशियन गेम्स की बात करें तो 22 के होने हैं चाइना में, और 26 के होने हैं जापान में, 30 के होने कतर दुआ में, ठीक है। उसके अलावा कॉमनवेल्थ गेम 2022 बर्मिंघम यूके में होने, ठीक है, कॉमनवेल्थ गेम्स 22 के, ठीक है। उसके अलावा आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2021 का कहाँ होना है, इंडिया में होना है, 22 का कहाँ होना है, ऑस्ट्रेलिया में होना है। फीफा वर्ल्ड कप, ये आप ध्यान रखना, ठीक है, फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होना है भाई, ये 2022 में होना है कतर दुआ में, 22 का कहाँ होगा, कतर दुआ में होगा, ठीक है। 2026 का कहाँ होगा, कनाडा, मैक्सिको और संयुक्त राज्य अमेरिका यानी यूएसए के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन इसको आप बिल्कुल याद रखना 22 वाले को, ठीक है, 22 वाले। उसके अलावा हॉकी वर्ल्ड कप की बात करें तो 2023 भुवनेश्वर व राउरकेला में होंगे, ठीक है, उड़ीसा राउरकेला में होंगे, ठीक है। भुवनेश्वर का राउरकेला भी कहाँ है, वो उड़ीसा में है, और भुवनेश्वर तो उड़ीसा की राजधानी है, तो कहाँ होंगे, भारत में होंगे, ठीक है। अब देखो अफवाह, ठीक है, अब बोलते हैं ना कि ये आदमी बहुत अफवाह फैलाता है, ठीक है। तो टेनिस के जितने भी किताब हैं, जो भी हैं, उनके विजेताओं के नाम मैंने लिखे हैं। ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता, ऑस्ट्रेलिया ओपन विजेता, ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ओपन के जो विजेता हैं। पुरुष में आप ध्यान रखना नोवाक जोकोविच, ये कहाँ के, सर्बिया के हैं। महिला में आप रखना सोफिया केनिन, ठीक है, सोफिया केनिन, ये कहाँ की, अमेरिका की, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया का आपने ध्यान रख लिया। फ्रेंच ओपन, पुरुष में राफेल नडाल स्पेन के हैं, महिला ईका स्विटेक, ठीक है, ये कहाँ की, पोलैंड की है, ठीक है। इसको चाहे आप स्क्रीनशॉट रख के ले लेना और एक एक दिन आप सुबह सुबह इसको देख लेना, लेकिन यहां से प्रश्न आने की संभावना है, ठीक है। अमेरिका ओपन, ठीक है, पुरुष में डोमिनिक थियम ऑस्ट्रेलिया के हैं, महिला में नवोमी ओसाका जापान की, ठीक है। ये 3 हो गए। जो ये विंबलडन ओपन है, ये इस बार नहीं हुआ, गई भैंस पानी में लिख रखा है, मतलब इस बार ये हुआ ही नहीं, ठीक है। चलिए अब आगे भाई जीएस के 30% जो महत्वपूर्ण प्रश्न है जीएस के, वो आपके लिए आ गए हैं, ठीक है। देखो चांद पर झंडा फहराने वाला देश कौन है, चीन है, ठीक है। इससे पहले ये काम, चीन से पहले ये काम हाल ही में फैला इसने, ठीक है, और इससे पहले ये काम कौन कर चुका है, इसका चाचा है एक अमेरिका, वो कर चुका है काम, ठीक है। अमेरिका ये काम पहले ही कर चुका है, ये चीज आपने ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके अलावा चीन की राजधानी कहाँ है, चीन की राजधानी बीजिंग है, ठीक है। चीन की राजधानी कौन सी है, बीजिंग है, ठीक है। अब देखो WHO का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसका मुख्यालय जेनेवा में, और इसकी स्थापना होती है दोस्तों 7 अप्रैल 1948 में, ये आपने ध्यान रखना है, 7 अप्रैल 1948, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना है। उसके अलावा भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से मिलती है, तो बांग्लादेश से मिलती है, ठीक है, ठीक है, कितनी, 4096 किलोमीटर, ये आपने ध्यान रखना है। वायुसेना दिवस कब मनाया जाता है, ठीक है, 8 अक्टूबर 1932 को क्या होती है, इसकी स्थापना होती है, और वायुसेना दिवस मनाया जाता है कब, 8 अक्टूबर को, ठीक है। उसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट के हेड कौन है, तो सत्या नडेला है, ठीक है। गूगल के आपको पता है सुंदर पिचाई है, ठीक है, और फेसबुक के कौन है, मार्क जुगरबर्ग है, ठीक है। फीफा वर्ल्ड कप 2022 का आयोजन कहाँ होना है, कतर दोहा में, ठीक है। यहाँ पर भी ये प्रश्न क्या हुआ है, रिपीट हुआ है, ठीक है। अभी देखो, अभी हमने वायुसेना को पढ़ा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, तो कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को, ठीक है, थल सेना हो गया, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, 1973 में, ठीक है, और पहला कौन सा बनाया गया उसके लिए, जिम कार्बेट, ठीक है, 1973 में, ठीक है, उसके संरक्षण के लिए। उसके अलावा वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, तो ये कहाँ है, वाल्मीकि कहाँ है, बिहार में, ठीक है, ये आपने ध्यान रखना, वाल्मीकि बिहार में, ठीक है। उसके अलावा महाराष्ट्र के राज्यपाल का नाम है, कौन है, भगत सिंह कोश्यारी है, ठीक है, भगत सिंह कोश्यारी, और ये महाराष्ट्र के तो हैं, लेकिन साथ में कहाँ के, गोवा के भी हैं, ठीक है। लोनार झील, ठीक है, उल्का पिंड गिरने से इस झील का निर्माण हुआ है, और ये कहाँ स्थित है, महाराष्ट्र के अंदर स्थित है, ठीक है। उसके अलावा नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर, देखो छूट रहा था ऊपर लेकिन पड़ गया, ये पड़ गई इसमें नजर, ठीक है। नौसेना दिवस कब मनाया जाता है, 4 दिसंबर को मनाया जाता है, ठीक है। जम्मू कश्मीर व लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बनते हैं, ठीक है, ये प्रश्न भी बहुत ध्यान देने वाली बात है भाई, ठीक है।
31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, 31 अक्टूबर 2019 को। अक्षय ऊर्जा पार्क स्थित है, कहाँ है, कच्छ गुजरात में, कच्छ गुजरात में, ठीक है। सोलर ट्री स्थापित है, कहाँ है आपका, दुर्गापुर में, ठीक है, कहाँ है, दुर्गापुर में, और ये पड़ता है आपका पश्चिम बंगाल में, ठीक है, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। भारत की सिलिकॉन वैली किसको बोला जाता है, बेंगलुरु को, किसको बोला जाता है, बेंगलुरु को। स्टैचू ऑफ यूनिटी के वास्तुकार है तो कौन है, और राम सुतार, कौन है, राम सुतार इसके क्या है, वास्तुकार है। उसके अलावा 38 डिग्री चैनल किन किन दो देशों के बीच है, तो ये किन दो देशों के बीच भाई, ठीक है, ये है साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया, ठीक है। वो 49 पूछे तो वो किसके बीच है, वो है आपका साउथ को, ये तो 38 डिग्री चैनल वो है यूएसए और कनाडा के बीच, ठीक है। और ये 38 पूछे तो साउथ कोरिया व नॉर्थ कोरिया, ठीक है। सेबी का सेबी की स्थापना कब हुई, 1988 में होती है और मुंबई में होती है, ठीक है, किसके लिए, स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। ये मैंने आपको बताया था। काबुल मजाओ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, मणिपुर में है। और अगर पूछे तैरता हुआ स्कूल कहाँ है, तो ये भी मणिपुर में, ठीक है, यही है, ये इसी को बोला जाता है। बाईचिंग भूटिया स्टेडियम कहाँ है, तो ये सिक्किम में बनाया जा रहा है, ठीक है, सिक्किम में है। जन धन योजना की शुरुआत की गई थी 28 अगस्त 2014 को, ठीक है। उसके अलावा नाबार्ड बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर की गई, तो ये की गई है शिवरमन समिति की सिफारिश पर की जाती है, ठीक है। और 7 जुलाई, ठीक है, 1982 में की जाती है, ये भी आप ध्यान रख लेना, ठीक है। उसके अलावा ओलंपिक 2020-21 का आयोजन कहाँ होना है, तो ये होना है भाई टोक्यो में, कहाँ होना है, टोक्यो में होना है, ठीक है। और ओलंपिक 2024 का आयोजन कहाँ होना है, 24 में होना है, पेरिस में होना है, ठीक है। WHO की स्थापना कब की गई, ठीक है, प्रश्न आया ना, 7 अप्रैल 1948 को की गई, ठीक है। इसका मुख्यालय मैंने आपको पहले बताया कहाँ है, जेनेवा में है, ठीक है। धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, धुआंधार जलप्रपात कहाँ है, नर्मदा नदी के तट पर है और कहाँ है, मध्य प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय स्थित है पेरिस में है, स्थापना कब होती है, 1945 में होती है, ठीक है। और अगर आपसे पूछे कि यूएनओ की स्थापना कब होती है, तो यूएनओ की स्थापना होती है 24 अक्टूबर 1945 को होती है। और इसका मुख्यालय कहाँ है, इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में, ठीक है। आईएनसी की स्थापना किसके काल में हुई, तो लॉर्ड डफरिन के, ठीक है, डफरिन, आईएनसी यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है, तो ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। अब आ गए भाई उत्तराखंड के टॉप 40%, ठीक है, जो आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। राष्ट्रीय दृष्टिबाधित जन संस्थान कहाँ है, तो ये आपका देहरादून में, ठीक है, कहाँ है, देहरादून में। उसके अलावा ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले कवि कौन थे, तो ये थे 1968 में करते हैं सुमित्रा नंदन पंत जी करते हैं, जिनको गिरदा भी बोला जाता है या गुरदा भी बोला जाता है। और किस रचना के लिए करते हैं, चितंबरा के लिए करते हैं, ठीक है। उसके अलावा उत्तराखंड के किस नगर में भारतीय प्रबंधन, ठीक है, ये नाम आपको ध्यान रखने, भारतीय प्रबंधन संस्थान की स्थापना की गई है, तो कहाँ की गई है, काशीपुर में की गई है, कहाँ की गई है, काशीपुर में की गई। उसके अलावा उत्तराखंड में कितने राष्ट्रीय पार्क है, ठीक है, कितने राष्ट्रीय पार्क है, तो 6 है, ठीक है। और सबसे पहले कौन है, सबसे पहले पुराना कौन है, सबसे पुराना है जिम कॉर्बेट, ठीक है, ये भारत का ही नहीं बल्कि एशिया का भी सबसे पुराना है, ठीक है। और सबसे बड़ा पूछे तो गंगोत्री नेशनल पार्क है। नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है, ये चमोली में। बाल मिठाई का घर कहते हैं अल्मोड़ा को। प्रसिद्ध मायावती आश्रम कहाँ है, लोहा घाट, ठीक है, लोहा घाट के नजदीक है, ठीक है। लोहा घाट कहाँ पड़ता है, चंपावत में पड़ता है, ठीक है। उत्तराखंड में राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान कहाँ है, पौड़ी में, ठीक है। माननीय उच्चतम न्यायालय की भाषा क्या है, केवल अंग्रेजी, ठीक है। गढ़वाल मंडल का सृजन होने से पहले जिला देहरादून किस मंडल का एक भाग था, मेरठ का था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा मेरे को कंफ्यूजन है मेरठ और सहारनपुर में, ठीक है, तो आप इसको छोड़ देना, मतलब ठीक है, गलत नॉलेज नहीं देनी चाहिए किसी को भी, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे को मेरठ और सहारनपुर में क्या है, कंफ्यूजन है, ठीक है। मेरठ नहीं हो सकता, वैसे हो सकता है बाय मिस्टेक लिख लिया हो, ठीक है, तो इसको आप देख लेना है जरा, ठीक है। मेरे हिसाब से सहारनपुर है लेकिन श्योर नहीं हूं मैं,
ठीक है, क्योंकि मेरठ और सहारनपुर में मैं भी कंफ्यूज हो गया, तो आप क्षमा चाहता हूँ इस चीज के लिए आपसे। ठीक है, टोडा जनजाति का आवास है, टोडा जनजाति का आवास है, तो ये नीलगिरी श्रेणी में, ठीक है, नीलगिरी श्रेणी में। ठीक है, यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन यहाँ पर नहीं है जनजाति, तो ये अलग है, ये शायद जीएस का क्वेश्चन यहाँ पे ऐड हो गया। ठीक है, महादेव नीलकंठ का प्रसिद्ध मंदिर किस जनपद में, तो ये आपके पौड़ी गढ़वाल में भाई। किसे उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है, तो उत्तराखंड का गांधी बोला जाता है इंद्रमणि बडोनी जी को। ठीक है, गढ़वाल के इतिहास में झांसी की रानी, तो ये आपको पता ही है, तिलुरोतिली को बोला जाता है। ठीक है, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान की स्थापना की क्या कब की गई, 14 नवंबर को 1965 को, इसी दिन मनाया जाता है बाल दिवस। ठीक है, अलकनंदा व भागीरथी नदी का संगम कहाँ पर होता है, देव प्रयाग में होता है, और यहाँ के बाद इसको क्या बोला जाता है गंगा। ठीक है, भागीरथी का उद्गम स्थल है गोमुख। वीरचंद गढ़वाली का संबंध है पेशावर सैन्य विद्रोह से। ठीक है, तो ज्यादा बताने की जरूरत नहीं, इसके बारे में कभी करेंगे डिस्कस अच्छे से। मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की स्थापना हुई 1993। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ स्थित है, चमोली में है। ठीक है, उदय शंकर नृत्य अकादमी की स्थापना कहाँ हुई, अल्मोड़ा में हुई। ठीक है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष, देखो पटक रखना क्वेश्चन यहाँ। ठीक है, तो एनपी नवानी है। टिफिन टॉप कहाँ है, तो ये आपका नैनीताल में। ठीक है, उसके अलावा उत्तराखंड राज्य में उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो ये थे न्यायाधीश ए देसाई, अशोक अभेंद्र देसाई। ठीक है, यहाँ पे मुख्य होना था। ठीक है, उत्तराखंड के प्रथम राज्य मुख्यमंत्री कौन थे, तो ये नित्यानंद स्वामी थे। ठीक है, अंतरिम सरकार के, ये ध्यान रखना। और निर्वाचित का पूछे तो एनडी तिवारी थे। ठीक है, वो गंगोत्री किस राष्ट्रीय मार्ग पर स्थित है, तो किस पे है, 108 पे। ठीक है, टपक रहे ना क्वेश्चन। उत्तराखंड में सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, तो आपका है टिहरी डैम। कौन सा है, टिहरी बांध। पुष्पावती नदी बहती है फूलों की घाटी से होकर बहती है। ठीक है, मोलाराम चित्र संग्रहालय है, तो ये श्रीनगर है। श्रीनगर पड़ता आपका पौड़ी में, और कभी कभी ऑप्शन दे देता है काला ढूंगी भी, तो इसलिए ये सारी की सारी तीनों चीज आपने क्या करनी, याद करनी है। प्रसिद्ध गोचर मेला कब प्रारंभ होता है, तो 14 नवंबर को। ठीक है, राजाजी नेशनल पार्क स्थित है हरिद्वार और देहरादून में। ठीक है, राजाजी है हरिद्वार व देहरादून में। ठीक है, और जबकि जो जिम कार्बेट है वो कहाँ है, पौड़ी और नैनीताल में। ठीक है, उसके अलावा आप लोग देखें राज्य पशु कौन है हमारा, कस्तूरी मृग है। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है। ठीक है, तो वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मास्कस काइसोगास्टर है इसका। ठीक है, राज्य वृक्ष कौन है हमारा, बुरांस है। ठीक है, जिसको क्या बोला जाता है, जिसका वैज्ञानिक नाम भी पूछा जाता है, इसका वैज्ञानिक नाम होता है रोडोडेंड्रॉन आर्बोरियम। ठीक है, राज्य पुष्प पूछा जाता है बरमकमल, जिसका होता है वैज्ञानिक नाम सोसरिया अववेल्टा। अब देखो लिखा नहीं जाता है यहाँ पे ना माउस से, तो आप लोग नोट कर लेना उसको, क्या बोलते हैं बरमकमल को, सोसरिया अववेल्टा। और राज्य खेल हमारा क्या है, फुटबॉल है। ठीक है, कालागढ़ बांध किस नदी पर है, तो ये रामगंगा पर है। ठीक है, प्रथम बल्लभ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी, गोविंद बल्लभ एग्रीकल्चर और टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी कहाँ है, पंतनगर में। ठीक है, चलिए उसके अलावा उत्तराखंड में के किन किन जनपदों में कार्बेट नेशनल पार्क है, फैला है, तो ये कहाँ फैला है, नैनीताल, मैंने आपको बताया नैनीताल व पौड़ी में। ठीक है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान स्थित है चमोली में। पांडुकेश्वर ताम्रपत्र किस भाषा में लिखे हैं, पाली में। ठीक है, द्वारहाट में 9वीं शताब्दी के ध्वज मंदिर को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, गुजर देव मंदिर। ठीक है, तो दोस्तों इतना आपका क्या हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का कि आप लोग मेरे वीडियोस को इतना प्यार देते हो, देखते हो। ठीक है, और मेरी भी कोशिश रहती है दोस्तों कि आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट प्रोवाइड करवाना। ठीक है, और मेरी आप सभी लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है। ठीक है, आप भले स्टेटस पे मत लगाइए, ठीक है, कुछ मत कीजिए, लेकिन जो लोग लगते हैं ना आपको कि 5 लोग सीरियस, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, और तैयारी करने बैठ रखे, उन लोगों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएंगे। ठीक है, क्योंकि और लोग इन वीडियोस की इंपॉर्टेंस को समझे चाहे ना समझे, ठीक है, कि इस वीडियोज में कितना कुछ है, लेकिन वो लोग जरूर समझेंगे। ठीक है, मैं आपको यकीन कह सकता हूं कि 5-7 क्वेश्चन आपके एक वीडियो में जरूर क्लियर हो रहे हैं। ठीक है, और अभी तक 3 वीडियोज पढ़ चुकी है, 21 क्वेश्चन आपके उत्तराखंड आपके
एग्जाम के लिए अभी तक तैयार हो चुके हैं। मैं हर क्वेश्चन से बात कर रहा हूँ, 7 नंबर का हर वीडियोस की 1 घंटे की जरूर टपकेगा, ठीक है। 21% आप अभी तक तैयार कर चुके हो, ठीक है। तो आप सीरियस जो कैंडिडेट हैं, ठीक है, उन लोगों तक इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं, चाहे वो किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। उनके लिए एक बेस बनेगा, ठीक है। और गाइडेंस मेरी यही है, ठीक है, कहने का मेरा यही है कि आप परीक्षा वाणी पर रिलाई करें, ठीक है। आप जी के जीएस को अपना मजबूत कीजिए, बस, ठीक है। बाकी आप लोगों को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब मेरी एक और कोशिश रहेगी आप लोगों के लिए कि मैं ज़्यादा और हिंदी और रीजनिंग को भी इसमें क्या करूं, शामिल करूं, ठीक है। आप तैयारी करते रहिए, बेस्ट ऑफ लक आप लोगों के लिए। आप जरूर, आपको एक दिन मंजिल मिलेगी और आप क्या होगे, सिलेक्शन तक पहुंचोगे। बाकी जय हो, मिलते हैं आप लोग सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो।